नेक्स्ट पॉइंट था अपना रॉक्स ऑफ अरावली। अरावली की चट्टान। कल बात कर रहे थे लास्ट में अपन राजस्थान में जियोलॉजी स्टडी की, यानी जो भूवैज्ञानिक अध्ययन या जो आकृतियों का जो अध्ययन होता है वो जियोलॉजिस्ट होते हैं। उसमें एक यूरोपियन जियोलॉजिस्ट की बात की थी अपन ने, एम हेरोन। हालांकि पूरा नाम है अलेक्जेंडर मैकमिलन हेरोन। एग्जाम में पूरा नाम तो नहीं आता, लेकिन पूरा नाम लिखना चाहे तो लिख सकते हो आप। बाकी इसमें ये वाला नाम आता है ऐसा, हेरोन। तो इसमें पूछा जाता है अरावली की जो आकृतिक या भूवैज्ञानिक संरचना उसका अध्ययन किस व्यक्ति के द्वारा किया गया है? एम हेरोन। और सिर्फ इन्होंने अरावली नहीं, पूरे राजस्थान के बारे में भी स्टडी की थी कि राजस्थान में किस किस प्रकार की चट्टानें हैं। और स्पेसिफिक अभी अपना टॉपिक कौन सा चल रहा है? अरावली। और अरावली राजस्थान की सीमाओं में नहीं है, राजस्थान की सीमाओं से भी परे है। इसका मीनिंग ये स्टार्ट होता है मुख्यतः गुजरात वाले पार्ट से, उसके बाद में राजस्थान को क्रॉस करते हुए हरियाणा, और लास्ट पॉइंट इसका कहाँ समाप्त होता है? दिल्ली रायसीना हिल्स। तो इसलिए अपन ने अरावली अलग से मेंशन किया है। तो राजस्थान और अरावली की भू आकृतिक या भूवैज्ञानिक संरचना का अध्ययन किसके द्वारा किया गया? एम हेरोन के द्वारा। तो इसमें लिखिएगा राजस्थान एवं अरावली की भू आकृतिक संरचना का अध्ययन जियोमॉर्फोलॉजी स्टडी जियोमॉर्फोलॉजी इसी में आता है जियोलॉजी। आप जियोमॉर्फोलॉजी स्टडी ऑफ राजस्थान एंड अरावली। राजस्थान एवं अरावली की भू आकृतिक संरचना का अध्ययन ए एम हेरोन के द्वारा किया गया। ए एम हेरोन के द्वारा किया गया। जियोमॉर्फोलॉजी स्टडी ऑफ राजस्थान एंड अरावली वर डन बाय ए एम हेरोन। वर डन बाय ए एम हेरोन। और हेरोन भी इसका अध्ययन करके हैरान था। ये विश्व की प्राचीनतम चट्टानें हैं, और इन्होंने उस अध्ययन के अकॉर्डिंग उन चट्टानों को एक सुपर ग्रुप में रखा। तो अरावली का जो पूरा सुपर ग्रुप था उसको नाम क्या दिया? दिल्ली सुपर ग्रुप या दिल्ली सुपर ग्रुप। और इस सुपर ग्रुप में बाद में इन्होंने 3 ग्रुप माने। जैसे अपर अरावली, जो अपर वाला जो पार्ट है वो किसको? अजबगढ़। अजबगढ़ समूह है। अजबगढ़ के बाद में उसे सदन की तरफ अलवर ग्रुप, और सदन की तरफ रायोलाइट चट्टानों के अकॉर्डिंग राइलो ग्रुप। तो नेक्स्ट लाइन में लिखिए, एम हेरोन के अनुसार अरावली का निर्माण
अरावली का निर्माण दिल्ली महासमूह के चट्टानों से हुआ। अकॉर्डिंग टू एम हेरोन, Aravali is formed by Dehli supergroup rocks. एम हेरोन के अनुसार अरावली का निर्माण दिल्ली महासमूह के चट्टानों से हुआ है, जिसमें अगर पूरे सुपर ग्रुप को नाम दिया जाए, यानी जो कंप्लीट पार्ट है उसको बोला गया है सुपर ग्रुप, तो उसका नाम क्या रखा है इन्होंने? दिल्ली के नाम से। जैसे कल मैंने आपको बताया भी था कि जहां से अरावली स्टार्ट होती है और जहां समाप्त होती है उसमें सबसे ज्यादा फेम वाला स्थान कौन सा है, ज्यादा प्रसिद्धि वाला स्थान कौन सा है? दिल्ली। इसका इन्होंने दिल्ली का नाम शब्द यूज किया है। तो अकॉर्डिंग टू एम हेरोन, अरावली इज फॉर्म्ड बाय दहेली सुपर ग्रुप रॉक्स, जिसमें शामिल प्रमुख चट्टानी समूह है दिल्ली महासमूह की चट्टानों से हुआ है, जिसमें जिसमें शामिल चट्टानी समूह है इन विच इंक्लूडेड रॉक्स ग्रुप, जिसमें शामिल चट्टानी समूह है इन विच इंक्लूडेड रॉक्स ग्रुप। तो रॉक्स ग्रुप को इसमें 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिए। ऊपर लिख दो दहेली सुपर ग्रुप और उसके 3 पार्ट्स हैं, राइलो ग्रुप, अलवर ग्रुप एंड अजबगढ़ ग्रुप, जिसमें शामिल चट्टानी समूह है। राइलो ग्रुप, अलवर ग्रुप एंड अजबगढ़ ग्रुप। तो इसमें लास्ट में अपनी बात अरावली के ऊपर चल रही थी कि अरावली का अपने इंडिया के अंदर मेटल्स के अकॉर्डिंग जब तुलना करते हैं तो कर्नाटक में एक डिस्ट्रिक्ट आता है धारवाड़ डिस्ट्रिक्ट। तो ये हमारी रीजनल यानी स्थानीय जो अध्ययन हम लोगों ने किया है उसमें धारवाड़ की ओर से धातु अधिक निकलता है, उसी तरीके से धातु राजस्थान में किस में अधिक निकलता है? अरावली में। तो जब हम कहते हैं कि अरावली के अंदर धात्विक खनिज अधिक पाए जाते हैं, मेटालिक मिनरल्स आर मोस्टली फाउंड इन अरावली, तो उस समय इसकी तुलना हम किससे करते हैं? धारवाड़ समूह की चट्टानों से। यानी धारवाड़ ग्रुप की जैसी चट्टानी है वैसे अरावली के अंदर है। तो वो जनरली तब की जाती है जब मेटल्स की बात करें, लेकिन एम हेरोन की स्टडी में ऐसा कोई शब्द यूज नहीं किया गया। तो मैंने बताया था कि अगर अकॉर्डिंग टू एम हेरोन पूछा जाता है कि एम हेरोन के अनुसार दहेली सुपर ग्रुप का पार्ट कौन सा नहीं है, तो उस समय धारवाड़ भी अगर ऑप्शन में हो तो धारवाड़ को भी नहीं माना जाएगा, क्योंकि हमें सिर्फ वही मानना है जो अकॉर्डिंग टू एम हेरोन। अब हमें पता है कि इसकी चट्टानी धारवाड़ जैसी है, इग्नियस रॉक्स आग्नेय चट्टानी है अरावली की, क्योंकि जो इग्नियस रॉक्स होती हैं आग्नेय उसमें मेटल्स अधिक होते हैं। जैसे अपनी सेडिमेंट्री रॉक्स होती हैं, अवसादी चट्टाने, उसमें अधात्विक खनिज और मुख्यतः एनर्जी मिनरल्स अधिक पाए जाते हैं, जो कार्बनिक एनर्जी मिनरल्स होते हैं, जैसे कि कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस। ये मुख्यतः किस प्रकार की चट्टानों के एग्जाम्पल होते हैं? सेडिमेंट्री रॉक्स, अवसादी चट्टानों के एग्जाम्पल होते हैं। तो ये इसमें अरावली की चट्टान में सिर्फ यही था अपने। एक तो व्यक्ति का नाम याद रखना है कि अरावली की चट्टानों का जो अध्ययन या भूआकृतिक संरचना का अध्ययन किसने किया? एम हेरोन। मोस्टली तो क्वेश्चन यही आता है, या फिर इनके रेफरेंस में आएगा कि एम हेरोन ने अरावली की चट्टानों को कौन से सुपर ग्रुप में माना है। तो सुपर ग्रुप या महासमूह का नाम माना इन्होंने दिल्ली महासमूह। फिर इस सुपर ग्रुप में कितने पार्ट माने? जिसमें एक अजबगढ़, एक अलवर और एक लास्ट में राइलो ग्रुप, ये ग्रुप माने। अब नेक्स्ट स्टडी लिखिएगा इंपोर्टेंस ऑफ अरावली, अरावली का महत्व। ज्योग्राफी की एक बुकलेट मिली थी आप लोगों को,
है आप में से किसी? इसमें बुकलेट में आपके फिजिकल डिवीजन के इंपॉर्टेंस लिखे हुए हैं। नहीं नहीं, ये वाले। तो बुकलेट के जो इंपॉर्टेंस लिखे हुए हैं, सॉरी, इसमें बुकलेट में फिजिकल डिवीजन के जो इंपॉर्टेंस लिखे हुए हैं, उसमें जैसे कि हम पहले डेजर्ट कंप्लीट कर चुके हैं, तो डेजर्ट के इंपॉर्टेंस मैंने लिखवा दिए थे आपको, नहीं लिखवाए क्या? बताए थे मैंने, तो वो भी इसमें मेंशन है। और मैंने ये भी बताया था कि जो डेजर्ट के इंपॉर्टेंस लिख रहे हैं वो कहीं ना कहीं अपने नेक्स्ट टॉपिक है वो। जैसे फॉर एग्जांपल वहाँ डेजर्ट का इंपॉर्टेंस मैंने बताया होगा ऊर्जा खनिज, तो ऊर्जा खनिज अपने एक टॉपिक आएगा मिनरल्स करके, उस मिनरल्स के अंदर अपने एनर्जी मिनरल्स कवर करेंगे। वहाँ मैंने बात की होगी नवीकरणीय ऊर्जा की, सोलर और विंड एनर्जी की। तो नवीकरणीय ऊर्जा तो एनर्जी भी अपने एक टॉपिक अलग से आएगा, खनिज वाला टॉपिक अलग से दिया हुआ है, ऊर्जा वाला टॉपिक अलग से दिया हुआ है। अपन ने बात की होगी वहाँ टूरिज्म या पर्यटन को लेकर, तो पर्यटन को लेकर वहाँ जो फेस्टिवल्स होते हैं, तो टूरिज्म करके आपके एक अलग अलग से टॉपिक दिया हुआ है। तो मैंने कहा था इसका ये टॉपिक्स आपके अलग से दिए हुए हैं, तो बुकलेट में लिखे हुए भी हैं इंपोर्टेंस ऑफ डेजर्ट, तो वैसे इसमें इंपोर्टेंस ऑफ अरावली भी लिखे हुए हैं। तो इंपोर्टेंस ऑफ अरावली अपने लिए क्या क्या है, यानी काफ़ी कॉमन सी चीज़ें हैं, रट के नहीं जानी, समझ के जानी है कि अरावली जब राजस्थान में है तो उसका इंपोर्टेंस क्या है। अरावली के इंपोर्टेंस में सबसे पहली बात करते हैं अपन डेजर्टिफिकेशन या मरुस्थलीकरण के ऊपर। जिसको ये लगता है कि बस साथ साथ में लिख सकता हूँ, लिखना चाहो वो लिख लेना, बाकी ऑलरेडी दिए मैं आपको इसमें, उसमें से रिपीट कर लेना इंपोर्टेंस वाला पार्ट। ये धीरे धीरे जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ोगे उसके साथ साथ अपने आप समझ में आ जाएगा। तो अरावली का जो इंपोर्टेंस है वो मरुस्थलीकरण को लेके कैसा है कि राजस्थान के ईस्ट में डेजर्ट को माना जाता है क्या आपने? राजस्थान के पूर्वी भाग में कहीं मरुस्थल पढ़ाया था मैंने? तो नहीं है, उसके पीछे एक बड़ा रीजन अरावली। तो इसका मीनिंग अरावली का इंपॉर्टेंस, अरावली प्रिवेंट्स डेजर्टिफिकेशन, अरावली मरुस्थलीकरण को रोकती है। तो अरावली का मरुस्थलीकरण को लेकर इंपॉर्टेंस क्या है कि ये उसको रोकती है। अरावली मरुस्थलीकरण को रोकती है। अरावली प्रिवेंट्स डेजर्टिफिकेशन। अरावली कंप्लीटली प्रिवेंट्स डेजर्टिफिकेशन, अरावली पूर्णतः मरुस्थल को रोकती है, ये स्टेटमेंट गलत हो। पूर्ण का मीनिंग है कि अरावली कोई दीवार नहीं है जो एक पार्टिकल्स धूल के कण को भी आगे नहीं जाने दे, क्योंकि हमने पढ़ा था अरावली वाले क्षेत्र में भी कुछ ड्यून्स पाए जाते हैं, अवरोधी बालू का स्तूप करवाए थे, उस करके पहाड़ियों तक जयपुर तक पहुंच चुके हैं। तो जयपुर वैसे अपने नॉन डेजर्ट डिस्ट्रिक्ट में काउंट होता है, लेकिन मरुस्थलीकरण तो हो रहा है, अरावली के बीच में से भी गैप है, तो गैप के कारण मरुस्थली साइड में भी थोड़ा बहुत बढ़ रहा है, लेकिन मोटा मोटा ये डेजर्ट को रोक लेती है। तो इंपॉर्टेंस के तौर पे हम कहेंगे तो ये कि मरुस्थलीकरण को रोकती है, विस्तार को रोकती है, लेकिन पूर्णतः रोकती है ये पॉसिबल नहीं। तो इसका मीनिंग ये आंशिक मरुस्थल को रोक लेती है। आंशिक मीनिंग जो डेजर्ट थोड़ा बहुत जो बढ़ता है, सदन में तो क्या इसमें रेंज बहुत ज्यादा है, अरावली की चौड़ाई भी बहुत ज्यादा है, तो सदन में तो डेजर्ट नहीं बढ़ सकता, लेकिन नॉर्थ में अरावली में गैप आ चुके हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया 10-15 किलोमीटर माउंटेन है, फिर गायब है, फिर माउंटेन से फिर गायब है, तो उन एरियाज में थोड़ा बहुत डेजर्टिफिकेशन बढ़ रहा है। तो डेजर्टिफिकेशन को लेके ये इंपॉर्टेंस। दूसरा इंपॉर्टेंस जनरली हम बात करते हैं बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता को लेकर।
अपने जो नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी बनी हुई है, राष्ट्रीय वन नीति बनी हुई है, उसका एक टारगेट, एक लक्ष्य है कि जो ज्योग्राफिकल एरिया है, जो भी ज्योग्राफिकल एरिया वो अपने आप में 100%, जैसे आपका गांव है तो अपने आप में 100% ज्योग्राफिकल एरिया, अपना राजस्थान है तो राजस्थान 100% राजस्थान है, अपना भारत है तो 100% भारत है। तो ज्योग्राफिकल, टोटल ज्योग्राफिकल एरिया के कितने परसेंट भाग पर वन होने चाहिए? 33% भाग पर। और उस ज्योग्राफिकल एरिया में से कुछ फिजिकल डिवीजन को अलग से टारगेट किया गया है। जैसे पर्वत को अलग से टारगेट किया है कि पर्वत का जितना भी टोटल एरिया है उसके लगभग 60% भाग पर फॉरेस्ट्री होना चाहिए। तो पर्वतों को इतना टारगेट क्यों मिला हुआ है? क्योंकि पर्वतीय क्षेत्रों में एक तो ह्यूमन सेटलमेंट कम होता है, मानवीय आवास कम होता है। तो मानव यानी हम नहीं है वहां पे, नेचर बढ़िया है, या वहां प्लांटेशन बेटर किया जा सकता है। और एक दूसरा, पर्वतीय क्षेत्रों के ऊपर मानव के द्वारा किया जाने वाला प्रमुख कार्य एग्रीकल्चर, कृषि पॉसिबल नहीं है क्योंकि चट्टानी भाग है, हल चलाना मुश्किल है। तो इसका मीनिंग एग्रीकल्चर उस एरिया में पॉसिबल नहीं हो पाता। इसका उस एरिया में फॉरेस्ट्री या वनों का अधिक होना पॉसिबल है। तो इस कारण फॉरेस्ट जो पॉलिसी है उसमें टारगेट किया गया कि माउंटेन्स का जो भी टोटल एरिया, जैसे अरावली है तो 100% अरावली अपने आप में, तो उसके कितने परसेंट भाग पे फॉरेस्ट होना चाहिए? 60। अब हिमालय है तो हिमालय 100% अपने आप में एक 100% हिमालय यूनिट है, यानी वो अपने आप में 100% पर्वतीय भाग। विंध्यन है तो 100% विंध्यन माउंटेन। फिर इन्होंने एक टारगेट किया अलग से फिजिकल डिवीजन, मैदान, कि मैदान का जो भी ज्योग्राफिकल एरिया है उस मैदान के ज्योग्राफिकल एरिया में फॉरेस्ट कितना होना चाहिए? 20%। जबकि अपने माइंड में आता है कि मैदान तो ज्यादा उपजाऊ होते हैं, तो मैदानों में इतना छोटा टारगेट क्यों रखा? तो इसका मीनिंग है मैदानों का कार्य पेड़ लगाना नहीं है, मैदानों का मुख्य कार्य क्या है? एग्रीकल्चर और ह्यूमन सेटलमेंट। मानव आवास भी मुख्यतः मैदानी भागों में ज्यादा बने होते। अब इन सबको जोड़ना नहीं है क्योंकि ये सब अपने आप में 100% है। तो मैदान है तो वो अपने आप में 100% ज्योग्राफिकल एरिया। इनके टारगेट अगर गलती से आपने जोड़ दिए तो 113% हो जाएंगे। तो बताओ 100% जमीन में 113% पेड़ कैसे लगाओगे? पेड़ पे पेड़ लगाना पड़ेगा फिर। तो यहां से समझ में आता है कि वनस्पति के लिए, क्योंकि जहां वन अधिक होंगे वहां बायोडाइवर्सिटी अधिक होंगे, तो वनों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट एरिया किसको माना गया है? माउंटेन्स को। तो राजस्थान में माउंटेन कौन है? तो उसमें वास्तव में बायोडाइवर्सिटी ज्यादा है। अरावली को इको सेंसिटिव एरिया में माना गया है। इको सेंसिटिव यानी जहां इकोलॉजी ज्यादा है। जैसे फॉरेस्ट एरिया होते हैं तो फॉरेस्ट एरिया का लगभग आगे का, यानी कोई वन अभ्यारण्य क्षेत्र है, तो वन अभ्यारण्य क्षेत्र जहां समाप्त होता है उसके भी लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर तक के एरिया को इको सेंसिटिव एरिया माना जाता है। वहां पे भी अगर कोई निर्माण कार्य चल रहा होता है, इस प्रकार का निर्माण कार्य जिससे वाइल्ड लाइफ प्रभावित हो जाए, तो उसमें आपको फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से एनओसी लेना होता है, नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। ये विभाग को कोई आपत्ति तो नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कोई पेट्रोल पंप या इस प्रकार की कोई हैवी मशीनरी या कोई इस प्रकार का उद्योग स्थापित किया जा रहा है, जैसे वहां के जीव धीरे धीरे उस साउंड के कारण वहां से डाइवर्ट हो जाए, तो इसका मीनिंग उसके लिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आपको एनओसी जारी करेगा तो ही पॉसिबल है। जैसे अपने रणथंभौर में आपने चौथ का बरवाड़ा नाम सुना होगा, तो चौथ का बरवाड़ा में लेड और जिंक के स्टोरेज है, अपने सीसा और जस्ते के भंडारण है, लेकिन उनका उत्पादन पॉसिबल नहीं है। कारण रणथंभौर टाइगर रिजर्व एरिया, क्योंकि वो राष्ट्रीय बाघ परियोजना का हिस्सा है। तो इसमें बायोडाइवर्सिटी वाला पार्ट, अरावली में जैव विविधता सर्वाधिक पाई जाती है क्योंकि पर्वतों पे वन अधिक होने की पॉसिबिलिटीज है, और ऐसा है भी अपने। तो जैव विविधता सर्वाधिक पाई जाती है क्योंकि यहाँ वनस्पति का विस्तार सर्वाधिक। तो बायोडाइवर्सिटी इज मोस्टली फाउंड इन अरावली रीजन बिकॉज मैक्सिमम वेजिटेशन इज फाउंड हियर, क्योंकि यहाँ वनस्पति अधिक मिलती है या वनस्पति अधिक पाई जाती है। तो इसके पीछे हमेशा, बायोडाइवर्सिटी के पीछे हमेशा रीजन कौन रहेगा? बायोडाइवर्सिटी के पीछे हमेशा रीजन रहेगा वेजिटेशन, वेजिटेशन या फॉरेस्ट एरिया, यानी जहां वनस्पति या वन अधिक होंगे वहां बायोडाइवर्सिटी हमेशा अधिक होगी। इसके बाद में जो नेक्स्ट पॉइंट है बायोडाइवर्सिटी, बाद में मिनरल्स या खनिज।
खनिज में अभी थोड़ी देर पहले अपनी बात हुई थी, अरावली में किस प्रकार के खनिज अधिक है? मेटालिक मिनरल्स। तो अरावली में धात्विक खनिज अधिक पाए जाते हैं क्योंकि अरावली का निर्माण धारवाड़ चट्टानों से हुआ है। धारवाड़ चट्टानों से निर्मित। तो जब भी ये स्टेटमेंट आता है मेटल्स वाला, स्टेटमेंट के रूप में, कथन के रूप में, कि अरावली में धात्विक खनिज अधिक पाए जाते हैं, मेटालिक मिनरल्स आर मोस्टली डिपोजिटेड या मोस्टली फाउंड या मोस्टली स्टोरेज इन अरावली रीजन। अरावली में धात्विक खनिज अधिक पाए जाते हैं, अधिक भंडारित हैं। तो नेक्स्ट एक कथन और आता है या उसका कारण आता है। तो कई बार क्या होता है, कारण सही तो होता है लेकिन वो उस स्टेटमेंट की व्याख्या नहीं कर रहा होता। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ लिख दूं आगे की ओर कि अरावली में जैव विविधता अधिक है, तो जैव विविधता कभी मेटल्स का रीजन नहीं होता। भाई पेड़ लगा हुआ है तो इसका मीनिंग ये थोड़ी ना उसमें सोना चांदी मिलेगा। तो इसका मीनिंग बायोडाइवर्सिटी अधिक है। तो दोनों स्टेटमेंट के तौर पे तो ठीक है, लेकिन वो कोज के रूप में उसकी कथन की व्याख्या नहीं कर रहा। जैसे कई बार आता ना कि ये कारण है और ये स्टेटमेंट है, और ये जो कारण है, कारण ठीक तो है लेकिन वो स्टेटमेंट की व्याख्या नहीं कर पा रहा। तो ये धात्विक, इसमें धात्विक खनिज अधिक पाए जाते हैं, तो उसका रीजन ये होता है कि किस प्रकार की चट्टानों से बनी हुई है? धारवाड़ चट्टानों से। धारवाड़ का मीनिंग जो इग्नियस रॉक्स, आग्नेय चट्टान है, उनसे बनी हुई है। तो हिंदी में तो ये धा और धा वाला सब ध्यान रखना कि धात्विक खनिज पाए जाते हैं क्योंकि किस प्रकार के चट्टानों से? धारवाड़ चट्टानों से बनी। अभी हम बात कर रहे थे कि अरावली के अंदर बायोडाइवर्सिटी ज्यादा है, जैव विविधता अधिक है, तो उसके पीछे कुछ और भी रीजन होते हैं। क्योंकि जहां माउंटेन्स होते हैं तो माउंटेन्स क्या करते हैं, क्लाउड्स को ज्यादा रोकते हैं, बादलों को अधिक रोक सकते हैं क्योंकि उनकी हाइट ज्यादा होती है माउंटेन्स की। और क्लाउड्स को अधिक रोक पाएंगे तो इसका मीनिंग वहां रेनी वाटर या बारिश का पानी है वो अधिक उपलब्ध होता है। और जैसे माउंटेन है तो माउंटेन अपने आप में चट्टानी भाग होता है। यहाँ जो बारिश होगी तो ये तय है कि वो बारिश से पूर्णतः चट्टानों के अंदर नहीं बैठती। जैसे फॉर एग्जाम्पल अपना जो घर है, तो अपने घर की जो छत है वो भी तो ऐसी है ना, सॉलिड, कठोर है वो। तो बारिश का पानी ये थोड़ी ना अपने मकान के अंदर बैठ जाएगा। हाँ, हो सकता है सीमेंट थोड़ा बहुत सोख ले, लेकिन वो पानी जैसे ही वहां से गिरेगा तो ड्रेनेज के माध्यम से, यानी पाइप के माध्यम से बाहर निकल जाता है। तो सेम ऐसा अरावली में भी है कि अरावली की जो चट्टानी ये कठोर भाग है, और इस पे जैसे जैसे वर्षा होगी तो यहाँ से ड्रेनेज सिस्टम एक्टिव होगा, यानी नदियां प्रवाहित होती हैं। तो राजस्थान की अधिकांश नदियों का उद्गम अरावली से होता है। अधिकांश नदियों का उद्गम अरावली से होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अपने गांव के अंदर जो घर होते हैं, उन घरों से ड्रेनेज सिस्टम या पानी निकलेगा, अपवाह तंत्र निकलेगा। हालांकि वो छोटा रूप होता है, वो छोटा रूप होता है, इस कारण वो घर के बाहर जो बनी हुई है नाली, उस नाली में चला जाता है। फिर वो घर के सामने की जो नालियां हैं, दूसरे मोहल्ले की नाली, तीसरे मोहल्ले की नाली, सब मिलके एक बड़े हिस्से में गिरेंगे जिसको हम क्या बोलेंगे, और ये नाला जाके आगे छोटी मोटी नदी बना देता है। जैसे यहाँ के 100 मीटर पास में ही है द्रव्यवती, यानी जिसको अम्बानी शाह का नाला, तो ये जयपुर की नदी है। वैसे तो कहां से निकलती है? जयपुर में नाम सुना है जल महल? तो जल महल को अपन मानसागर भी कहते हैं। तो ये मानसागर से पानी पेश होते हुए आता है चौमुपुलियाई पास में से। तो ये मानसागर जो अपने नाहरगढ़ की पहाड़ियों के नीचे है वहां से, और ये जयपुर के बीचों बीच होते हुए चाकसू की ओर जाती। तो इसी तरीके से जो माउंटेन्स वाले जो एरिया होते हैं वो अपने घरों की तरह थोड़े कठोर होते हैं। जैसे अपने गांव में घर की बात नहीं करके खेत की बात करें, तो खेत में क्या होती है, मिट्टी होती है, और वहां जो बारिश होती है वो मिट्टी उस पानी को सोख लेती है। जबकि ये सॉलिड या कठोर पार्ट था अपना, तो घर के अंदर से वो नालियां निकलती हैं, तो इसका मीनिंग वहां से जो निकलेंगे वो ड्रेनेज होगा। तो अरावली भी लगभग ऐसा ही है, चट्टानी भाग है। यहाँ जो पानी गिरेगा वो किसके रूप में बाहर निकलेगा? ड्रेनेज सिस्टम के रूप में। ड्रेनेज सिस्टम यानी अपवाह तंत्र या नदियों के रूप में निकलेगा। तो राजस्थान की अधिकांश नदियों का उद्गम कहाँ से होता है? अरावली। तो मोस्ट ऑफ रिवर्स ऑफ राजस्थान
ओरिजिनेट फ्रॉम अरावली रीजन। राजस्थान की अधिकांश नदियां कहां से ओरिजिनेट है? अरावली से ओरिजिनेट। अब एग्जाम में आरएस 2016 में ये जो इसके इंपोर्टेंस है अरावली के, ये महत्व दिए गए थे, जिसमें 2 इंपोर्टेंस ठीक लिखे हुए थे और 2 गलत लिखे हुए थे। उन गलत में एक ये भी गलत लिखा हुआ था, उसमें था राजस्थान की सभी नदियों का उद्गम अरावली से होता है। तो राजस्थान की दो क्या और भी बहुत सारी प्रमुख नदियां हैं, लेकिन 2 इंपोर्टेंट नदियों के नाम इसमें अपन यूज करेंगे, चंबल और माही। ये विंध्यन माउंटेन से राजस्थान में आती। तो चंबल राजस्थान से ओरिजिनेट नहीं होके या एमपी से विंध्यन माउंटेन से आने वाली, जबकि माही नदी है, माही भी मुख्यतः विंध्यन माउंटेन से आती है। तो राजस्थान की कुछ प्रमुख और बड़ी नदियों का उद्गम भी अरावली से नहीं है। तो राजस्थान की जो ड्रेनेज सिस्टम में जितनी भी नदियां हैं उसमें मोस्टली अरावली से ज्यादा निकलती। यानी जब नंबर्स की बात करें कि किस फिजिकल डिवीजन या किस फिजिकल रीजन से रिवर्स अधिक ओरिजिनेटेड, देन आंसर क्या रहेगा? अरावली। लेकिन सभी नदियां अरावली से ओरिजिनेट होती हैं, तब स्टेटमेंट गलत। यानी कुछ नदियां अपने डेजर्ट एरिया में भी मानी गई है। जैसे जैसलमेर में एक लोकल नदी आती है, स्थानीय नदी है वहां की काकनी। शेखावाटी में आती है वो कांतली, वो अलग है। तो वो काकनी है जिसको जैसलमेर वालों ने अपने लोकल में क्या बोला है? मसूरदी। तो वो जैसलमेर की मसूरदी है अपनी ज्योग्राफी की, वो काकनी या काकनी रिवर। तो इसमें स्टेटमेंट को थोड़ा सा ध्यान से देखना है कि सभी नदियां लिख दिया तब स्टेटमेंट गलत होगा। अरावली मरुस्थलीकरण को रोकती है, सही बात है। अरावली मरुस्थलीकरण को पूर्णतः रोकती है, कंप्लीट प्रिवेंट करती है, तो इसका मीनिंग है वो स्टेटमेंट गलत है। अरावली में धात्विक खनिज पाए जाते हैं, स्टेटमेंट सही है। राजस्थान में धात्विक खनिज केवल अरावली में पाए जाते हैं, स्टेटमेंट गलत है। क्योंकि हाड़ौती के अंदर जो चट्टान है उसमें भी मेटल्स मिलते हैं, एल्यूमिनियम, बॉक्साइट या जो अदर मिनरल्स हैं वो उसमें मिलेंगे आपको। अपने डेजर्ट एरिया में एक डिस्ट्रिक्ट आता है नागौर, मरुस्थलीय जिलों में करवाया था कि नागौरी उच्च भूमि मेरी डेजर्ट में, वहां डेगाना के अंदर मुख्यतः किस प्रकार का मेटल निकलता है? टंगस्टन। तो ये जो टंगस्टन का स्टोरेज है वो डेगाना में काफी अच्छा है। भारत की सबसे बड़ी टंगस्टन माइंस है डेगाना। हालांकि चाइना ने सस्ते तौर पे निर्यात करना स्टार्ट किया, इस कारण हमने अभी फिलहाल जो टंगस्टन डेगाना माइंस है उनको फिलहाल बंद कर रखा है। तो इसका मीनिंग सभी धात्विक खनिज भी अरावली में नहीं पाए जाते। तो ये वाले जो स्टेटमेंट है ना, सभी कंप्लीटली वाले, ये स्टेटमेंट अरावली में ज्यादातर गलत होते हैं। एक स्टेटमेंट है टूरिज्म को लेके कि राजस्थान का एकमात्र हिल स्टेशन अरावली पे स्थित। तो क्या स्टेटमेंट सही है या गलत? कि राजस्थान का एकमात्र हिल स्टेशन अरावली पर स्थित। तो एकमात्र हिल स्टेशन राजस्थान में एक ही माना गया, माउंट आबू। और हिल स्टेशन है तो तय है, हिल्स पे मिलेगा, माउंटेन्स पे मिलेगा, मरुस्थल में तो मिलने से रहा। ये पहाड़ियां कहाँ मिलेंगी? पर्वतों में। तो इसका मीनिंग है ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो कोई एक आधा ऐसा स्टेटमेंट अरावली के लिए सही हो सकता है कि एकमात्र, या बाकी सभी एकमात्र, ये ज्यादातर मोस्टली जो स्टेटमेंट है 99% अरावली के लिए गलत रहते हैं। लेकिन ये हिल स्टेशन वाला ये एक ठीक रहेगा। आगे हम टूरिज्म में बात करेंगे इस पे। तो राजस्थान की अधिकांश नदियां कहां से ओरिजिनेट है? अरावली से। अब जहां पे ड्रेनेज सिस्टम ज्यादा एक्टिव होता है, यानी नदियां जहां अधिक निकलती हैं, इसका मीनिंग तय है कि उस क्षेत्र में झील अधिक बनेगी। तो राजस्थान में अरावली जिन जिलों में फैली हुई है उसमें सबसे ज्यादा एरिया किसके पास है? उदयपुर के पास। हाइट भले ही सिरोही के पास हो, क्योंकि ऊंची चोटियां सिरोही की तरफ ज्यादा है, लेकिन ज्योग्राफिकल एरिया किसके पास अधिक है? उदयपुर। और यहाँ पे पहाड़ियां अधिक होने के कारण जैसे ही पहाड़ियों से पानी नीचे की ओर आता है, तो यहाँ के राजाओं को सिर्फ इतना ही प्रयास करना पड़ा है कि उस ड्रेनेज के लिए आगे से उसको कवर कर दिया, उसको रोक दिया, तो वो पानी किसके रूप में बच गया? उनको ना तो तल को पक्का करना पड़ा, क्योंकि तल वहां नीचे कौन बना रही है? अरावली बना रही है उसके। और बारिश नेचर के द्वारा ऑलरेडी पहले से ठीक होती है, क्योंकि सदन में अरावली की चौड़ाई ज्यादा है, तो वो अरब सागर से आने वाले मानसून को रोक लेती है। लेकिन अरावली के साइड में दोनों तरफ अरावली क्या है? मानसून के पैरेलल है, तो इस कारण साइड में ये नहीं रोक पाती, क्योंकि मानसून को सपोर्ट करती है और ये मानसून आगे हिमाचल पहुंच जाता है। लेकिन राजस्थान में अरावली के दक्षिणी भागों में अधिक वर्षा होती है, तो कारण यही है कि हम वनस्पति और हाई रिलीफ फीचर रीजन है। एक तो वन अधिक पाए जाते हैं, तो वन अधिक होंगे तो उस एरिया में क्या मिलेगा आपको?
ह्यूमिडिटी ज़्यादा मिलेगी, नमी ज़्यादा मिलेगी वहाँ के इन्वायरमेंट में, और उनके पास नेचुरल ह्यूमिडिटी है पहले से, और थोड़ी बहुत ह्यूमिडिटी और आ जाए तो इसका मीनिंग मैक्सिमम ह्यूमिडिटी हो जाती है फिर, और अधिकतम आर्द्रता होती है वहाँ पे वर्षा होना स्टार्ट हो जाएगा। और जहाँ पे वर्षा अधिक होंगे इसका मीनिंग नदियों का उद्गम अधिक होगा, नदियों का उद्गम अधिक होगा तो तय है उस एरिया में झील अधिक होंगी। तो राजस्थान में झील सबसे ज्यादा अरावली में ही पाई जाती। लेकिन इस टाइटल पे जब हम बात करते हैं खारे पानी की झील, तब आंसर होता है डेजर्ट। तो नंबर ऑफ लेक्स की बात करें कि राजस्थान की अधिकांश झील अरावली में स्थित है, तो स्टेटमेंट सही है। राजस्थान की सभी झीलें अरावली में, स्टेटमेंट गलत है। अधिकांश झील किस जिले में है? उदयपुर में। इसका इसको एक टाइटल भी मिला हुआ है। राजस्थान में जो लेक सिटी, जैसे अपने जयपुर को कहते हैं ना पिंक सिटी, तो वैसे राजस्थान में लेक सिटी का टाइटल किसको दिया हुआ है? उदयपुर को दिया हुआ है। तो इसका मीनिंग मोस्टली लेक्स ऑफ राजस्थान आर सिचुएटेड इन अरावली रीजन। और अरावली में भी स्पेसिफिक एग्जांपल लिख सकते हो, उदयपुर, राजसमंद, अजमेर, इन एरिया में खूब सारी लेक्स आती हैं अपनी। तो लेक वाला अलग से भी टॉपिक आपके। अब जहां पे नदी अधिक है, झील अधिक है, तो तय है उसमें पानी के कारण बायोडाइवर्सिटी भी अधिक होगी, जैव विविधता भी अधिक होगी। और जिस साइड में बायोडाइवर्सिटी अधिक होती है वहां पे ट्राइब्स या जनजातियां भी अधिक होती हैं। क्योंकि जनजातियां, ट्राइब्स मुख्यतः कौन से क्षेत्रों में अधिक होती हैं? जहां वन अधिक होते हैं। मोस्टली जनजातियां वन क्षेत्रों में पाई जाती हैं। यानी जनजातियां वही हैं जो मुख्यतः आदिम अवस्थाओं में, क्योंकि मानव यहीं से तो निकला है, मनुष्य को यही तो कहा जाता है स्टार्टिंग में वन मानुस। तो इसका मीनिंग जंगलों से धीरे धीरे ग्रोथ होते हुए अपन सिविलाइज्ड बन गए, सभ्य बन गए। लेकिन आज भी जो विकास की मुख्य धारा में या अधिक सभ्य नहीं बन पाए हैं, वो मुख्यतः ट्राइब्स हैं, जिनमें एजुकेशन की कमी है, स्वास्थ्य सेवाएं कम है। इस कारण उनको आरक्षण के माध्यम से आगे बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। तो राजस्थान में अधिकांश जनजातियां किस क्षेत्र में पाई जाती हैं? अरावली क्षेत्र में। इस कारण अरावली को जनजातियों की शरणस्थली कहा जाता है। तो अरावली इज नोन एज शेल्टर लैंड ऑफ ट्राइब्स, जनजातियों की शरण स्थली। जैसे मरुस्थल में नहीं होता सेवन घास गोडावण की शरण स्थली, तो सेम वैसे अरावली किसकी शरण स्थली है? जनजातियों की शरण स्थली। अब इसके बेस्ट एग्जाम्पल ये हैं कि राजस्थान में जो जयपुर, दौसा और करौली वाला ये जो बेल्ट, इसमें सबसे बड़ा जनजातीय समूह है राजस्थान का मेणा, और उसमें भी सबसे ज्यादा संख्या में कहां पर है? जयपुर। राजस्थान का दूसरा बड़ा जनजातीय समूह माना जाता है भील, जो सबसे ज्यादा उदयपुर, डूंगरपुर। फिर राजस्थान का तीसरा बड़ा जनजाति है ग्रासिया। ग्रासिया मुख्यतः सिरोही, कुछ आंशिक भाग पाली, कुछ उदयपुर, कुछ डूंगरपुर, ये 3-4 जिलों में ग्रासिया अधिक है। राजस्थान के जितने भी ट्राइब्स हैं, जितनी भी इसका मीनिंग जो भी है राजस्थान में 100% मान लो एक बार, उसमें से 90% ट्राइब्स ये 3 है। इसका मीनिंग बचे हुए 10% में बाकी सब जनजातियां आ जाएंगी आपकी। तो राजस्थान की अधिकांश जनजातियां अरावली में पाई जाती हैं, यानी मोस्ट ऑफ ट्राइब्स ऑफ राजस्थान आर फाउंड इन अरावली रीजन। दैट्स व्हाई अरावली इज नोन एज शेल्टर लैंड ऑफ ट्राइब्स। इस कारण अरावली को जनजातियों की शरण स्थली कहा जाता है। अधिकांश जनजातियां पाई जाती हैं, लेकिन अगर सभी लिख दिया जाए तो फिर स्टेटमेंट गलत, क्योंकि अपने हाड़ौती की तरफ भी हैं जनजातियां, सहरिया जनजाति, किशनगंज और शाहाबाद एरिया में। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, सभी नहीं होगा, राजस्थान की अधिकांश जनजाति। एक बार चाय पी लेता हूँ एक। थैंक यू। कल वाले दूध ये बनाएंगे।
क्या चीज? ग्रासिया कहाँ पाई जाती है? ये वाली? मेन डिस्ट्रिक्ट है सिरोही, पाली और सॉरी उदयपुर एंड पाली, ये वाला एरिया। सहरिया होती है हाड़ौती की तरफ। अरावली में अपन एक शब्द यूज करते हैं जल विभाजक, या आगे जो टॉपिक पढ़ेंगे नदी उसमें आएगा ये। और इस पॉइंट की अपन ने बात उस टाइम भी की थी जिस समय बोराट की बात की थी। उस समय बताया था कि जो अरावली है और अरावली के सदन में अरावली का ही पार्ट है बोराट, तो अरावली के ईस्ट वाला जो ड्रेनेज सिस्टम है वो किस में जाता है? बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी में। अरावली के वेस्ट वाला पश्चिम वाला ड्रेनेज सिस्टम किस में जाता है? अरेबियन सी में, अरब सागर में। तो राजस्थान के अपवाह तंत्र को अरावली कितने भागों में बांटती है? दो भागों में, एक ए में और एक बी में। ए फॉर अरेबियन सी और बी फॉर बे ऑफ बंगाल। तो इस कारण अरावली को राजस्थान में जल विभाजक कहा गया है। वैसे राजस्थान का अपवाह तंत्र कितने भागों में बटा हुआ है? 3 भागों। तो इसका मीनिंग 3 भागों में अरावली डिवाइड नहीं करती। तीसरा भाग वो होता है जैसे अरावली के ईस्ट में कोई ऐसी नदी है जो किसी दूसरी नदी में नहीं पहुंच पाई, ना किसी सागर में पहुंच पाई, ना किसी बे या गल्फ में पहुंच पाई, यानी किसी खाड़ी में भी नहीं पहुंच पाई। तो इसका मीनिंग उस नदी में पानी कम था, वो बहते बहते और जमीन के अंदर समा गई, इनलैंड हो गई। तो तीसरा ड्रेनेज सिस्टम अपना अंतः प्रवाह होता है, और अंतः प्रवाह अरावली के दोनों तरफ होते हैं। तो इसका मीनिंग अंतः प्रवाही नदियों को अरावली डिवाइड नहीं करती। जबकि यह तय है कि अरावली के पश्चिम में कोई बंगाल की खाड़ी की नदी नहीं, और इसके ईस्ट में कोई अरब सागर की नदी नहीं। इसका मीनिंग एक कंप्लीट सेपरेट किसको करती है? अरेबियन सी रिवर्स को और बे ऑफ बंगाल रिवर्स को। तो अरावली इज नोन एज वाटर डिवाइड लाइन ऑफ राजस्थान, बिकॉज अरावली सेपरेट या डिवाइड्स अरेबियन सी ड्रेनेज सिस्टम एंड बे ऑफ बंगाल ड्रेनेज सिस्टम, क्योंकि ये मुख्यतः अरब सागर की नदी और बंगाल की खाड़ी की नदियों को अलग करती है। तो ये किसके रेफरेंस में अलग करती है? राजस्थान। पूरे देश में वाटर डिवाइड लाइन का काम ये नहीं करेगी, हर जगह अलग अलग है। जैसे भारत में पश्चिमी घाट है, तो पश्चिमी घाट के पश्चिम से जो नदियां एक्टिव होती हैं वो मुख्यतः किस में आ जाती हैं? अरब सागर में। और इस पश्चिमी घाट के पूर्वी भाग से जो नदियां निकलती हैं, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, वो किस में जाती हैं? बे ऑफ बंगाल में, क्योंकि वो वेस्टर्न घाट के ईस्ट पार्ट से निकलती। जैसे फॉर एग्जाम्पल अपने अरावली के यहाँ से खमनौर की पहाड़ियों से बनास निकलती है, तो बनास ईस्ट में आती है, क्योंकि खमनौर की पहाड़ियां बोराट के ईस्ट में आती। अजमेर के पश्चिम में अरावली सर्पिलाकार दिखाई देती है, जिसको हम कहते हैं नाग पहाड़ी, अजमेर के पश्चिम में। इसका मीनिंग डेजर्ट की तरफ है। तो वहां अगर बारिश होगी तो ड्रेनेज सिस्टम पश्चिम की ओर एक्टिव होगा, और उसको हम क्या मानते हैं? लोनी। और मैंने एक एग्जाम्पल बताया भी था कि माउंटेन्स का स्लोप या ढाल चारों तरफ होता है। तो जल विभाजक वाला पॉइंट समझ में आ गया। भारत में ऐसे कुछ एग्जाम्पल और भी हैं, जैसे ये अभी पश्चिमी घाट मैंने बताया, पूर्वी घाट है, क्या ये जल विभाजक का एग्जाम्पल है? ये नहीं है, क्योंकि ईस्टर्न घाट को काटते हुए नदियां आगे की ओर निकल जाती हैं। तो इसके वेस्ट में भी वही नदी होती है और उसके ईस्ट में भी वही नदी होती है। तो ईस्टर्न घाट है, उसको वाटर डिवाइड लाइन नहीं मानते अपन। यहाँ पे विंध्यन माउंटेन आती है, उसके जस्ट नीचे की ओर सतपुड़ा, और इस सतपुड़ा और विंध्यन के बीच में से एक नदी जाती है जिसका नाम है नर्मदा। फिर सतपुड़ा के सदन से एक नदी और जाती है, तापी नदी या ताप्ती नदी। और ये जो दोनों नदियां हैं इनको कहा जाता है रिफ्ट वैली की नदियां, भ्रंश घाटी की नदियां। तो भारत में भ्रंश घाटी की नदियों की जल विभाजक कौन है? तो आंसर रहता है सतपुड़ा, क्योंकि सतपुड़ा की जो पहाड़ियां हैं, पर्वतमाला जो है
वो नर्मदा और तापी जो अपनी रिफ्ट वैली रिवर्स मानी जाती है, भ्रंश घाटी की नदियां मानी जाती हैं, उन नदियों को सेपरेट करने का कार्य सतपुड़ा करती है। विंध्यन उसके ऊपर का जो ड्रेनेज सिस्टम होता है, विंध्यन के नॉर्थ में जाने वाली नदियां हैं वो ज्यादातर हिमालय की नदियों से मिलती है, और इसके सदन की जो नदियां होती हैं वो प्रायद्वीप पठार की नदियों से मिलती है। तो इसका मीनिंग हिमालय और जो पेनिनसुलर प्लेट्यू ड्रेनेज सिस्टम, उन दोनों को सेपरेट करने का काम कौन करती है? विंध्यन। तो भारत में हिमालयी नदियों को और प्रायद्वीप पठार की नदियों को अलग करने का काम करती है विंध्यन, और राजस्थान की नदियों को सेपरेट करने का काम, तो राजस्थान में ये काम करती है अरावली। तो इसका मीनिंग भारत में ये वाली जो माउंटेन्स, ये वाली, ये सब जल विभाजक है, जबकि भारत में पूर्वी घाट है, ये जल विभाजक नहीं है, और ना हिमालय जल विभाजक है, क्योंकि हिमालय में भी कुछ ऐसे रिवर्स हैं जो हिमालय के उस ओर वाली साइड से, तिब्बत और चाइना की ओर से इस साइड में आती है इंडस रिवर, इस साइड में आती है अपने ब्रह्मपुत्र रिवर, तो ये हिमालय को क्रॉस करके आ रही होती है। तो इसका मीनिंग हिमालय के उस ओर भी ड्रेनेज सिस्टम वही है, और क्रॉस करने के बाद इधर भी वही है। तो ये एक दो एग्जाम्पल होते हैं कि जल विभाजक का काम कौन नहीं करता, या तो हिमालय आएगा तो हिमालय नहीं करता है, या ईस्टर्न घाट आएगा तो ईस्टर्न घाट भी नहीं करता। जल विभाजक के बाद में नेक्स्ट पॉइंट, अगर टूरिज्म या पर्यटन पे बात करें तो राजस्थान में वैसे देखा जाए तो सबसे ज्यादा जो टूरिज्म है वो किस प्रकार का है? रिलीजियस टूरिज्म ज्यादा होता है। जैसे अभी इस बार काफी लंबे टाइम तक हमारी टूरिज्म के अंदर प्रथम स्थान अजमेर का रहा है, लेकिन इस बार अजमेर के रिकॉर्ड को तोड़ते हुए कौन आगे निकल गया? सीकर। आर्य का सहारा बाबा श्याम, हमारा खाटू खाटू श्याम जी, इस कारण सीकर आगे चला गया। नंबर सेकंड पे इस बार चित्तौड़ रहा है, सांवरिया से। नंबर थर्ड पे इस बार अजमेर। पहले अजमेर आगे जनरली इसलिए था क्योंकि पुष्कर जो लेक है उस साइड में हिंदू कम्युनिटी अधिक विजिट करने जाती, और मुस्लिम कम्युनिटी जो हिंदू के बाद दूसरी बड़ी समुदाय है, तो मुख्यतः ख्वाजा साहब दरगाह के लिए अजमेर, तो अजमेर सिटी में अधिक जाती, तो इस कारण यहाँ पे भी टूरिस्ट काफी अच्छा है। लेकिन हम कुछ समय से देख रहे हैं कि सीकर खाटू श्याम जी का जो मेला, उसका इंपॉर्टेंस और ज्यादा बढ़ गया। क्योंकि जैसे गोवा कोई जाता है तो कोई गली मोहल्ले में कोई नहीं पूछता गोवा चलोगे क्या, घर वालों को ही नहीं पूछते, भाई घर वाले ही साथ चले तो गोवा जाने का ही महत्व है क्या है फिर। लेकिन खाटू श्याम जी के जाते हैं तो जनरली गली मोहल्ले पूरे गांव से पूछा जाता है, भाई कोई आप चल रहे हो तो बस कर लें, और आप देखते हो इन मेलों में ऐसी बसें आती हैं। तो सबसे ज्यादा जो टूरिज्म होता है वो मुख्यतः कौन सी साइट्स पे होता है? मुख्यतः रिलीजियस साइट्स पे, और ये धार्मिक स्थान मुख्यतः पर्वतीय क्षेत्रों के आसपास आपको अधिक मिलते हैं। तो राजस्थान में सीकर हुआ, जयपुर को जो फॉरेनर्स होते हैं वो ज्यादा मिलते हैं, कारण हमारी इंटरनेशनल एयरपोर्ट एक ही जगह है। विकास अपने गांव में भी कोई इंटरनेशनल एयरपोर्ट होता तो वहां पे भी फॉरेनर्स आते, लेकिन अपने यहाँ इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं है। इसका मीनिंग इंटरनेशनल एयरपोर्ट राजस्थान में केवल जयपुर है, तो टूरिस्ट नहीं चाहते हुए भी कहां पर पहुंचता है? तो विदेशी पर्यटक सर्वाधिक जयपुर पहुंचते। फिर अजमेर में भी टूरिज्म सीकर और चित्तौड़ के बाद में अच्छा है। तो स्टार्टिंग के अगर 3 जिले देखें तो चित्तौड़ भी आंशिक अरावली में आता है, बाकी 3 में से 2 जिले किसके पास हैं? अरावली के पास। और फिर एक इंपॉर्टेंट सिटी और आता है उदयपुर। तो फॉरेनर्स जयपुर के बाद में दूसरा इंपॉर्टेंट सिटी किसको विजिट करते हैं? उदयपुर को। फिर नंबर तीसरा है फॉरेनर्स के लिए जोधपुर, जयपुर, उदयपुर, जोधपुर। तो उसमें से 2 मेन साइट अरावली के पास है। तो इसमें पर्यटन को लेकर अरावली का इंपॉर्टेंस अधिक है, क्योंकि रिलीजियस साइट और राजस्थान का एकमात्र हिल स्टेशन किसके पास है? अरावली के पास, जो टूरिज्म को अट्रैक्ट करता है। फिर बात करते हैं अपन सिविलाइजेशन या सभ्यताओं की। तो ये टॉपिक आपके वैसे सिविलाइजेशन टॉपिक आपके हिस्ट्री में आता है, कवर किया है क्या आपने? तो सभ्यता वाला टॉपिक जैसे ही आप पढ़ोगे उसमें स्टार्टिंग में ही आपको बताया जाता है कि जो नदी घाटी है, वो सभ्यताओं का पालना है। जैसे अपने घर में छोटा बच्चा किस में पलता है?
पालने में, जो झूला होता है ना उसके लिए। तो वैसे ही सभ्यताओं का जो पालन यानी डेवलपमेंट जो होता है वो मुख्यतः नदी घाटियों के पास में होता है, क्योंकि जो सिविलाइजेशन या सभ्यता है, तो सभ्यता का मीनिंग वही है मानव आवास स्थल। और मानव हमेशा किस जगह पर रहना पसंद करेगा? जल या पानी वाली जगह पर, जहां से वो अपनी आजीविका चला पाए और वो एग्रीकल्चर और कृषि आसानी से कर पाए। तो ये प्राथमिक आवश्यकता इंसान की शुरुआत से ही रही है। जैसे भारत में सबसे अधिक पानी किस नदी में है? किस नदी में है? गंगा में। तो गंगा जिस राज्य में सबसे ज्यादा है वहां पे जनसंख्या सबसे ज्यादा है। तो राजस्थान के अंदर मुख्यतः प्राचीन सभ्यताएं और नवीन नगरीय सभ्यताएं, इनके जन्म स्थलीय अरावली को कहा जाता है। तो प्राचीन सभ्यताओं का एग्जाम्पल जैसे हम उदयपुर में, आपके सिलेबस में भी दी हुई हैं कुछ सभ्यताएं, जैसे आहड़ सभ्यता, राजसमंद की तरफ आओगे गिलुंड, जयपुर के आसपास आओगे, हालांकि अब कोटपुतली बाय रोड में आ गए, बैराट, सीकर की तरफ जाओगे, गणेश्वर। तो राजस्थान में ऐसी सैकड़ों सिविलाइजेशन है जिनमें मोस्टली अरावली में आपके ज्यादा मिलेंगे। ऐसा नहीं है डेजर्ट में नहीं है, डेजर्ट में भी है, पूर्वी मैदान में भी हैं कुछ सभ्यताएं, लेकिन मोस्टली सभ्यताएं वहां होती हैं जहां पे नदियां होती हैं, क्योंकि रिवर वैली आर नोन एज क्राइडल ऑफ सिविलाइजेशन, यानी सभ्यताएं नदी घाटियों में पलती हैं, डेवलप होती। तो अरावली को प्राचीन सभ्यताओं एवं नवीन नगरीय सभ्यताओं का एग्जाम्पल है जयपुर सिटी, अजमेर सिटी, उदयपुर सिटी। अगर स्मार्ट सिटी प्रोग्राम में देखा जाए तो राजस्थान के 4 प्रमुख सिटी जिनको अपन काजू सिटी बोलते हैं, कोटा, अजमेर, जयपुर, उदयपुर, तो उसमें कोटा को छोड़ दिया जाए तो बाकी 3 सिटी किसके पास हैं? अरावली के पास। एक नॉर्थ अरावली में आता है अपना जयपुर, मिड अरावली में आता है अजमेर, साउथ अरावली की तरफ आता है उदयपुर। तो अरावली इज नोन एज मदरलैंड ऑफ एंशिएंट सिविलाइजेशन एंड मॉडर्न अर्बन सिविलाइजेशन। अरावली को प्राचीन सभ्यताओं और नवीन नगरीय सभ्यताओं की जननी कहा जाता है। और ये स्टेटमेंट आ जाए कि राजस्थान की सभी सभ्यताएं केवल अरावली में पाई जाती, तो ये स्टेटमेंट गलत, क्योंकि अपने को पता है सभ्यताएं अपने हनुमानगढ़ की तरफ भी हैं। जो आप गगर के किनारे पढ़ोगे ना, कालीबंगा, पीलीबंगा, रंग महल, तो सिविलाइजेशन को लेकर इंपॉर्टेंस। फिर लास्ट में इसमें एक स्टेटमेंट आता है योजना प्रदेश। गवर्नमेंट अपनी प्लानिंग बनाती है, और वो प्लानिंग मुख्यतः अपनी किस में बताती है अपने को? जब बजट जारी करती है तब। कोई महीने के अंदर अपने को भी जरूरी काम करने होते हैं, तो घर वालों की तरफ से जब पैसे आते हैं, बजट आता है, तब वो काम अपन कर पाते हैं, उससे पहले तो अपन प्लानिंग कर पाते हैं। तो गवर्नमेंट जब भी प्लानिंग करती है, इसका मीनिंग जब बजट बनाती है तो उसके बजट में टारगेट जो पॉइंट है वो टारगेटेड पॉइंट होते हैं रिवर्स या नदी, क्योंकि गवर्नमेंट के बजट में किसकी बात होती है? डैम प्रोजेक्ट्स की, बांध परियोजनाओं की, क्योंकि वो सिंचाई परियोजना और एग्रीकल्चर का इंपॉर्टेंट पार्ट। तो बांध परियोजनाएं हम किस क्षेत्र के आसपास बना सकते हैं? अरावली, क्योंकि अरावली से नदियां सबसे ज्यादा निकलती। और बांधों के बजट आते हैं बड़े बड़े, 1000 करोड़, 1300 करोड़, 1500 करोड़, तो काफी बड़ा बजट है जो नदियों को समर्पित। तो नदियों को इसका मीनिंग इनडायरेक्ट किसको समर्पित हो रहा है? अरावली को। एक नेशनल लेक कंजर्वेशन प्रोग्राम चलता है, राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम, सेंट्रल गवर्नमेंट का, जिसमें कुछ ऐसी झीलें जिनको संरक्षण की आवश्यकता है, उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट 60% फंडिंग करता है। तो बची हुई 40% फंडिंग किसको करनी पड़ेगी? राज्यों को। और उस झील संरक्षण कार्यक्रम में जितनी भी झीलें वो सब अरावली की झीलें, 6 झीलें, 6 की 6 अरावली की हैं, जिसमें 2 उदयपुर की हैं आपकी, 2 अजमेर की हैं, एक जयपुर की मानसागर है और एक सिरोही की नक्की। तो इसका मीनिंग है जब लेक्स पढ़ेंगे उसमें आएगा आपका। तो झील संरक्षण, तो झील संरक्षण है वो भी अरावली में है। इसके अलावा गवर्नमेंट के वनस्पति को लेकर बहुत सारे प्रोजेक्ट चलते हैं, एफोरेस्टेशन को लेकर, वानिकी को लेकर। तो वन सबसे ज्यादा किस एरिया में लगाना पॉसिबल है? पर्वतीय क्षेत्र में। और राजस्थान में पर्वतीय क्षेत्र, माउंटेन एरिया कौन है? अरावली।
क्योंकि आपने डेजर्ट में लगा दिए तो डेजर्ट वाले लगा तो दिए आपने जोश जोश में, जैसे हम खूब लगाते हैं हर साल, लाखों की संख्या में लगाते हैं, पिछली बार तो रिकॉर्ड तोड़ा था आरएस प्रीलिम्स के टाइम, लेकिन अब जाके देख लो उनमें से या तो 70-80% समाप्त हो चुके होंगे। अगर आईजीएनपी के आसपास लगाए हुए हैं तब तो हो सकता है सर्वाइव कर रहे हो, और आपने डेजर्ट में ये लगा के, ये सोच के लगाया हुआ कि मैं ये पेड़ लगा देते हैं लाखों की संख्या में और अगले साल शायद यहाँ पे अपने को मरुस्थल नहीं मिले, तो ये इम्पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि वो प्लांट सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा, उसको सर्वाइव के लिए क्या चाहिए? पानी। तो मीनिंग है कि आप क्लाइमेट को अरावली की ओर से कन्वर्ट चेंज कर सकते हो, ना कि आप डेजर्ट की ओर से, क्योंकि अरावली की ओर से अगर आप ग्रीनरी बढ़ाते चलो तो धीरे धीरे इन्वायरमेंट में चेंजेस आ सकते हैं। और ये हमारी सरकार को बाद में समझ में आया कि हमें प्लान अरावली से स्टार्ट करने चाहिए, ना कि डेजर्ट की ओर से। तो अभी सेंट्रल गवर्नमेंट का एक प्रोग्राम आया है, ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट। तो वो ग्रीन वॉल या हरित दीवार जो परियोजना है वो किस क्षेत्र के लिए? अरावली, जो गुजरात से लेके और आगे कंटिन्यूस आपके हरियाणा तक, लगभग अरावली के पास में 5 किलोमीटर की चौड़ाई में प्लांटेशन किया जाएगा। ये आगे टॉपिक आएगा आपके वन संपदा, तो उस वन संपदा में बात करेंगे इस कार्यक्रम। तो इसका मीनिंग बहुत बड़ा बजट वनों के लिए भी होता है। फिर वनों में रहने वाले कौन है? आदिवासी ट्राइब्स। राजस्थान की मैंने अभी बताया था 90% से ज़्यादा ट्राइब्स अरावली रीजन के पास में, और आदिवासियों से जुड़े हुए बहुत सारी स्कीम है, बालिकाओं से जुड़ी हुई, आदिवासियों की महिलाओं से जुड़ी हुई, वहाँ के पुरुषों में रोजगार से जुड़ी हुई। क्योंकि आदिवासी और ट्राइबल एरिया में मुख्यतः जो रोजगार स्किल हैं वो कम होती हैं, यानी कुशल श्रमिक नहीं होते वो। तो उनको कुशल श्रमिक बनाने के लिए अलग अलग जो इंडस्ट्रियल जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है, जिनको राजस्थान में एक इंडस्ट्रीज इंस्टीट्यूट भी है, राजसिको, राजस्थान स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन। राजस्थान में जो लघु उद्योगों का जो एक औद्योगिक संस्थान बना हुआ है, जिसको शॉर्ट में हम क्या बोलते हैं? राजसिको बोलते हैं। तो राजसिको का कार्य मुख्यतः ट्राइबल एरिया में ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाना है। इसका मीनिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम इन ट्राइब्स के लिए, एजुकेशन की विभिन्न प्रकार की स्कीम्स हैं इनके लिए, और मुख्यतः महिलाओं के संरक्षण, महिला और बालिकाओं संबंधित ट्राइबल एरिया में बहुत सारी योजनाएं हैं। तो उन योजनाओं में खूब सारा पैसा खर्च होता है, मुख्यतः पर्यटन स्थल जो डेवलप करने, क्योंकि टूरिज्म साइट सबसे ज़्यादा अरावली के पास है। तो हर साल अपने टूरिज्म के अंदर सरकार खूब बजट, यानी इन्वेस्टमेंट, एडवर्टाइजमेंट, उन स्थानों को डेवलप करना, विकसित करना। तो ये खर्चा टूरिज्म वाला सबसे ज़्यादा किस एरिया में खर्च होता है? अरावली रीजन। और सेंट्रल गवर्नमेंट ने तो एक प्रोग्राम और चलाया था ना, स्मार्ट सिटी। तो वो स्मार्ट सिटी प्रोग्राम है, उसमें 4 सिटी में से 3 सिटी किसके पास है? तो उसका भी हजारों करोड़ रुपए फंड आता है। तो इसका मीनिंग है कि राजस्थान के अंदर जो प्लानिंग या बजट जो खर्च किया जाता है वो खर्च किया जाता है मुख्यतः नदियों पे, आदिवासियों पे, वनों पे, टूरिज्म या पर्यटन पे, यानी इन टॉपिक्स पे खर्च किया जाता है। और ये टॉपिक सब मुख्यतः किससे रिलेवेंट है? अरावली से। तो इसका मीनिंग वास्तव में देखा जाए तो बजट की जो प्लानिंग है वो किस पे चल रही होती है? अरावली। केवल अरावली पे नहीं चलती, लेकिन मोस्टली बजट अरावली से रिलेवेंट जो सब्जेक्ट्स हैं उनसे रिलेवेंट, एंड ऑल दिस सब्जेक्ट आर रिलेवेंट टू अरावली। दैट्स व्हाई अरावली इज नोन एज प्लानिंग रीजन ऑफ। वे सरकार की बजट की अधिकांश योजनाएं अरावली से संबंधित विषयों के लिए होती हैं, और इन विषयों से संबंधित बजट की योजनाएं होती हैं, इस कारण इसको राजस्थान का योजना प्रदेश कहा जाता है। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है कि राजस्थान में प्लानिंग रीजन का दर्जा किसको दिया गया? अरावली को। तो अरावली वाला जो इम्पोर्टेंस या महत्व वाला जो पार्ट है वो कंप्लीट हो गया है। एक बार नोट्स में आप और देख लेना, इसमें इंपॉर्टेंट जो फैक्ट हैं उनको रिवीजन कर लेना, क्योंकि ये वाले जो पॉइंट्स हैं आगे के चैप्टर में रिपीट होते रहेंगे अपने। नदियों में रिपीट होंगे, झीलों में रिपीट होंगे, टूरिज्म में फिर रिपीट होंगे। यानी वहां से नोट्सों से आपको ये रहे कि नहीं, नोट्स वाली जो बुकलेट है उसमें से नहीं पढ़े तो उसमें से 1 से 1.5 पेज खाली छोड़ देना और फिर उसमें से देख के लिख लेना आप। अब नेक्स्ट लिखो, अन्य महत्वपूर्ण बिंदु, अदर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स।
ऐसा पॉइंट आपको ध्यान होगा, डेजर्ट में भी किया था अपन ने, मरुस्थल से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण बिंदु, जहाँ आपको मैंने पलाया झील, खड़ीन झील, नकलिस्तान, ये सब पॉइंट लिखवाए थे ना, तो वैसा ही मरावली में भी कर रहे हैं। अदर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, अन्य महत्वपूर्ण बिंदु, यस। राजस्थान में अरावली में पाई जाती है, अरावली में पाई जाती है खारे पानी की, यह तो गलत है। ओरिजिनेट होती है, उद्गमित होती है, ये सही है। और राजस्थान में अरावली में वो खारे पानी की होती भी नहीं है। अजमेर की नाग पहाड़ियों से निकलकर वो डेजर्ट एरिया में बालोतरा से खारे पानी की होती है। तो ये कहेंगे लूनी नदी जो खारे पानी की नदी है वो अरावली से ओरिजिनेट होती है, तो ये सही बात है, अरावली से ओरिजिनेट होती है। हाँ, इंडिया में एकमात्र ऐसी नदी है जो अपने वाटर नेचर को चेंज करती है, यानी मीठे पानी बालोतरा तक और उसके बाद में आगे पानी उसका खारा होता है। इस कारण इसको कहते हैं हाफ फ्रेश रिवर एंड हाफ ब्राइन रिवर, और इसी कारण इसका नाम, ये जो लूनी है, ग्रामीण क्षेत्र में नमक को हम क्या बोलते हैं, लूण कहते हैं। इस कारण इसका टाइटल भी वही है, लूण से निकला हुआ लूणी शब्द। तो अरावली में खारे पानी की नदी है, स्टेटमेंट गलत। अरावली में नहीं है, डेजर्ट में खारे पानी की होती है। और अरावली से खारे पानी की नदी का उद्गम होता है, खारे पानी की नदी यानी लूनी का उद्गम होता है अरावली से, तो ये स्टेटमेंट ठीक है, अरावली से ओरिजिनेट होती है। लेकिन खारे पानी की किस जगह होती है, तो आंसर रहेगा डेजर्ट एरिया में। ये लूनी पढ़ेंगे उसमें लिखवाएंगे आपको। बालोतरा में इसमें फ्लड या बाढ़ आती है, बाढ़ आने के बाद बालोतरा में क्या है, बालोतरा अपने आप में एक रण लैंड है। बालोतरा के निकट एक बड़ा रण आता है जिसका नाम है पचपदरा, जो खारे पानी की झील का एग्जाम्पल है। तो ये पचपदरा और बालोतरा, तो अब तो क्या डिस्ट्रिक्ट बन गया बालोतरा है। जो राजस्थान के अंदर जो रिफाइनरी बन रही है, वो रिफाइनरी भी कहाँ बन रही है, पचपदरा में। उसी से कुछ डिस्टेंस पे ही है झील, पेट्रोलियम रिफाइनरी के पास। तो अदर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स में एक शब्द है पिडमोंट, पिडमोंट या पिडमांट। हाँ जी, तो जो पिडमोंट है ये राहुल गांधी जी के ननिहाल का शब्द है, इटालियन शब्द है जिसमें पिड और मोंट दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, जिसमें पिड का मीनिंग होता है फुट रीजन, यानी पदीय भाग। पद यानी पांव वाले हिस्से में, जैसे माउंटेन्स हैं तो माउंटेन्स का पदीय भाग, उसका नीचे घाटी वाला पार्ट होता है पदीय भाग। माउंट का मीनिंग होता है माउंटेन। माउंटेन या पर्वत, तो पर्वत पदीय भाग को क्या कहा जाता है, पिडमोंट। मीनिंग है फुट रीजन ऑफ माउंटेन इज नोन एज पिडमोंट। अब ये कॉन्सेप्ट क्यों यूज किया गया, ये इसलिए यूज किया गया है जैसे अरावली है, क्योंकि तो ऐसा नहीं है कि अरावली में, ये वर्ल्ड वाइड शब्द है। तो जैसे जो माउंटेन्स होते हैं, तो माउंटेन्स का पास का जो एरिया है, जैसे माउंटेन्स नीचे की तरफ ये चट्टाने हैं, तो तुरंत अपने मैदानी भाग स्टार्ट नहीं होता, कुछ डिस्टेंस तक चट्टानी भाग चलता है, और ये चट्टानी भाग थोड़ा ऊपर उठा हुआ हो, क्योंकि माउंटेन्स का इरोजन ज़्यादा नहीं हुआ,
तो ये थोड़ा ऊंचा उठा हुआ हो तो ये किसके रूप में दिखाई देता है अपने को? प्लेट्यूज के रूप। और यहाँ से ड्रेनेज सिस्टम आगे की ओर जाके सेडिमेंट्स को जमा करता है, अवसादों को जमा करती है नदियाँ। तो जहाँ सेडिमेंट्स का जमा हो चुका है, इसका मीनिंग वो एरिया क्या बन चुका है? मैदान। तो जहाँ अवसाद या मिट्टी जमा हो गई वो तो प्लेन या मैदानी भाग। लेकिन पर्वतों के जस्ट पास वाला ये एरिया जो चट्टानी भाग जो आपको दिखाई दे रहा है, ये मुख्यतः प्लेट्यू के रूप में, पठारी भाग। जैसे पर्वतों के बीच में पठार होते हैं वो ऐसे ही होते हैं, हाइट थोड़ी हो सकता है और ज्यादा हो। और ये पर्वतों का बेस एरिया है, पर्वतों के नीचे का भाग है, तो इस एरिया को हम क्या बोलेंगे? पिडमोंट। तो इसका मीनिंग ये जरूरी नहीं पिडमोंट मैदान ही होते हैं, पिडमोंट पठार भी हो सकता है। तो इसका मीनिंग है फुट रीजन ऑफ माउंटेन, पर्वतों के पदीय क्षेत्र को पिडमोंट कहा जाता है। ये पिडमोंट शब्द मुख्यतः इनके साथ यूज होता है, पिडमोंट पठार, पिडमोंट मैदान। तो ये पिडमोंट क्यों बोला जा रहा है इनको? क्योंकि पर्वतों के पास का एरिया है। और इसका मीनिंग पर्वतों के पास का मीनिंग पर्वतों के पांव का, उसके नीचे का बेस एरिया है। तो इसका मीनिंग बेस एरिया ऑफ माउंटेन या फुट रीजन ऑफ माउंटेन। पर्वतों के बेस एरिया को पिडमोंट या उनके पदीय क्षेत्र, पर्वत पदीय क्षेत्र को पिडमोंट कहा जाता है। अब ये राजस्थान में इस कॉन्सेप्ट में यूज हुआ है कि ये जो राजसमंद के पास की जो अरावली है उसमें से खमनोर की पहाड़ी आती है। इन खमनोर पहाड़ियों से राजस्थान की एक इंपॉर्टेंट नदी है जिसका ओरिजिन होता है बनास। तो बनास वाला जो एरिया और बनास के आसपास कुछ नदियां और भी हैं, जैसे बनास है, कोठारी है, खारी है, इन नदियों का ओरिजिन यहाँ से होता है। तो यहाँ पे जो एक जगह आती है देवगढ़, राजसमंद में मुख्यतः एमरेल्ड या पन्ना खनिज में भी पढ़ेंगे अपन इसको। तो उस देवगढ़ एरिया के आसपास में चट्टानें अपरदित हो चुकी हैं, जो कि मुख्यतः पठारी संरचना के रूप में दिखाई देती है। और कुछ जगह यहाँ पे मिट्टी भी जमा हो चुकी है। तो उस पर्वत पदीय क्षेत्र को देवगढ़ वाला जो एरिया उसको पिडमोंट बोला गया। तो पिडमोंट का वो बेस्ट एग्जाम्पल है। अब ऐसा नहीं कि उसके अलावा कोई एग्जाम्पल नहीं, पूरी रावली एग्जाम्पल है उसका, लेकिन पिडमोंट का बेस्ट एग्जाम्पल राजसमंद के किस एरिया को माना गया है? तो जनरली जब ये फैक्ट के रूप में पूछा जाए कि राजस्थान में पिडमोंट जैसा स्ट्रक्चर कहाँ पर है, तो उसका आंसर जनरली हम लेते हैं देवगढ़, राजसमंद। और पिडमोंट का मीनिंग क्या होता है? तो पर्वत पदीय क्षेत्रों को क्या कहा जाता है? पिडमोंट कहा जाता है। तो पहले तो इस शब्द का मीनिंग लिख लो, फिर डेफिनेशन, और डेफिनेशन के साथ एग्जाम्पल। यस, हो सकते हैं अगर माइकासिस चट्टाने हो तो, हो सकती हैं अगर माइकासिस चट्टाने हो तो। हिमालय में खारे पानी की झीलें हैं क्या? है। हिमालय किसकी जगह बना हुआ है? टेथिसी की। और टेथिसी में जिस हिमालय के जिस जिस एरिया में माइकासिस चट्टानें ऊपर आ गई, तो वहां बनने वाली ग्लेशियर लेक्स में सेलिनिटी आ गई। जैसे कोई एक्स आर्मी पर्सन है, उनसे पूछना, हिमालय के ऊपर भी खारे पानी की झीलें पाई जाती हैं, उसका रीजन वही है, माइकासिस जो टेथिस सी में थी वो हिमालय के ऊपर जहाँ पे अधिक है वहाँ खारे पानी की झीलें, और जिस एरिया में माइकासिस चट्टानों की प्रेजेंस नहीं है वहाँ वहाँ मीठे पानी की झील। पहाड़ों के ऊपर, पहाड़ों के अंदर से पानी निकलता है। वो कारण वो होता है कि प्लेटों के अंदर कुछ ना कुछ गैप होता है, क्योंकि जहाँ माउंटेन्स होते हैं ना, तो माउंटेन्स में कहीं ना कहीं प्लेटों के पास में कुछ गैप होता है, और वो प्रेशर, जहाँ माउंटेन्स होते हैं वहाँ कहीं ना कहीं चट्टानों का सबडेक्शन हुआ है। तो माउंटेन बने कैसे होंगे? पृथ्वी के अंदर से मैग्मा निकला होगा, तो उसमें कुछ न कुछ ऐसे पार्ट होते हैं कि अंदर चट्टानों के प्रेशर के कारण वो पानी निकल रहा होता है, और हमें उसका पता नहीं होता, और हम उनको कहते हैं गुप्त गंगा। समरसेल करवाते हैं तब। पहाड़ों में, पहाड़ी एरिया में सक्सेस हो जाता है। पहाड़ों पे
ट्यूबवेल सक्सेस हो जाते हैं पहाड़ों पे। कौन से पहाड़ पे करवाया? धौलपुर वाले कुछ भी कर सकते हैं। पीछे बोल रहे हो, का बोल रहे हो लाला तू? तो देखो ये पाली वाला जो एरिया है, तो इसके पश्चिम में नदियां खूब सारी जाती हैं, जिसमें एक बड़ा एग्जाम्पल है जवाई नदी। इसके आसपास और भी खूब नदियां एक्टिव होती हैं जवाई के आसपास। तो पाली वालों से पूछना, क्योंकि यहाँ चट्टानी भाग है। ये वाला आपका नागौर वाला जो एरिया, वो तो मुख्यतः मार्बल के लिए। आगे पाली, पाली से नीचे की ओर अरावली की तरफ आएंगे तब तो है सिरोही, और इस साइड में जाएंगे तब आएगा जालोर, और पश्चिम में जाएंगे तो वहां क्या आएगा? बाड़मेर। ये पूरा जो एरिया है ये मुख्यतः किस प्रकार की चट्टानों का एरिया है? ग्रेनाइट चट्टानों। आप ड्रिल करो, यहाँ कुआं खोदने की कोशिश करो, नीचे स्टोन आ जाता है, पत्थर आ जाता है। तो यहाँ पे सिर्फ वहां तक कुआं सक्सेस होता है जहां तक नदियों का पानी नीचे बैठता है, और वहां के जो ट्यूबवेल है वहां से पानी निकालते हो तो पानी वो लगभग मार्च तक पानी निकल आता है कुओं से। लेकिन उसके बाद में पता चलता है कुछ कुएं सूख गए आपके। लेकिन जैसे ही बारिश जून में स्टार्ट होती है तो जुलाई में वापस उन कुओं में पानी आ जाता है। तो कारण यही है भाई, आजकल तो क्या ड्रेनेज सिस्टम ज्यादा एक्टिव हो गया, बड़े डैम बना दिए गए हैं। तो बड़े डैम बना दिए गए हैं तो इसका मीनिंग है पानी का रिसाव जमीन में ज्यादा हो रहा है। यानी पानी को आप जिस एरिया में ज्यादा रोकोगे तो ग्राउंड वाटर वहां और बेटर होगा। आप उन गांवों की स्टडी करो जिन गांवों के अंदर 4-5 तालाब बने हुए हो, और एक उस गांव का अध्ययन करो जहां एक भी तालाब नहीं है। तो इस गांव का जो ग्राउंड वाटर आपको हमेशा क्या मिलेगा? भूमिगत पानी उसका हमेशा ज्यादा मिलेगा। और जिन गांवों में ड्रेनेज सिस्टम, क्योंकि कुछ गांवों में क्या होता है, स्लोप या ढाल होता है, जमीन के अंदर भी हो सकता है, ऊपर भी ढाल हो सकता है। तो जिन गांवों में स्लोप या ढाल होता है, इसका मीनिंग गांव यहाँ बसा हुआ है भाई, पूरा गांव अपने को एक साथ तो नहीं दिख सकता, सैटेलाइट स्टडी हो सकती है उसकी। तो इसका मीनिंग है वो गांव पूरा हाइट पे इस तरीके से बसा हुआ है कि जैसे ही बारिश होती है तो पानी बाहर दूसरे गांव की तरफ चला जाता है। तो बारिश के टाइम पड़ोसी गांव तो परेशान तो होता है वो, लेकिन बाद में वो 12 महीने खुश रहता है। क्यों? क्योंकि उनके पास पानी अधिक है, और ये कहते हैं हमारे गांव में तो पानी समाप्त हो गया। तो रीजन ये होता है। लेकिन नहीं पूछेंगे इतनी बातें आपसे। तो पिडमोंट का मीनिंग समझ में आ गया? डेफिनेशन लिखो, पर्वत पदीय भाग को, पर्वत पदीय भाग को यानी पर्वतों के आधार भाग को या पर्वत पदीय भाग को पिडमोंट कहा जाता है। फुट रीजन ऑफ माउंटेन is known as Piedmont. Foot region of mountain. Foot region of mountain is known as Piedmont. पर्वतपदीय भाग को पिडमोंट कहा जाता है। एग्जाम्पल, उदाहरण, देवगढ़, राजसमंद। एग्जाम्पल है देवगढ़, राजसमंद। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, अरावली की सर्वोच्च चोटियां। अरावली की सर्वोच्च चोटियां।
देखो, एक तो यह है कि अरावली के जो तीनों पार्ट, इन तीनों पार्ट में से एग्जामिनर कहीं से भी चोटियों का सीक्वेंस पूछ सकते हैं, और इन चोटियों के सीक्वेंस को हम लास्ट में एक ट्रिक के रूप में लिखेंगे, और उसमें भी सिर्फ उन चोटियों को जिनके एग्जाम में 99 पूछने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, तो वो ट्रिक्स के माध्यम से अपन याद कर पाए। अरावली में 1000 से अधिक चोटियां जिनको नाम दिए हुए हैं, और 1000 चोटियों का सीक्वेंस याद हो जाए इम्पॉसिबल, कि आपने सब चोटियों को ऊपर से नीचे की ओर ऑर्डर में याद कर लिया। घर के 5 सदस्यों की हाइट कंटिन्यूस नहीं बता सकते आप, ये ज़्यादा ऊंचा रही है, नीचा रही है, उससे नीचा। देखने में हो सकता है कोई दो बराबर हो, लेकिन मेजर करने पर पता लगे कि ये हल्का सा ऊपर है, ये हल्का सा छोटा है। तो अरावली की 1000 चोटियों को क्या एक सीक्वेंस में रखना पॉसिबल है? तो इसमें हमारे लिमिटेड प्रयास हो सकते हैं, और वो लिमिटेड प्रयास अपने ये रहेंगे, 18-19 ऊंची चोटियों को सीक्वेंस में ट्रिक में लिख लेंगे। लेकिन आजकल इसमें थोड़ा सा पैटर्न चेंज करके आरपीसी क्या पूछ रही है कि जो नॉर्थ अरावली की ऊंची चोटियां, उनका सीक्वेंस बताइए। हालांकि वो ऑप्शन में, चारों ऑप्शन में वो चारों ही चोटियां देते, और उन्हीं के ही ऑर्डर को बार बार चेंज कर रहे होते। तो इसमें हम पहले तो कवर करेंगे उत्तरी अरावली की जो 4-5 प्रमुख चोटियां, उनको, फिर मध्य अरावली की प्रमुख 3 ऊंची चोटियां जो मैंने आपको लिखवाई भी हैं, टीटीएन, टोडगढ़, तारागढ़, नाग पहाड़ियाँ, और फिर दक्षिणी अरावली की तरफ जो प्रमुख ऊंची चोटियां हैं, उनमें लगभग 7-8 प्रमुख चोटियां, क्योंकि इस साइड में हाइट वाली चोटियां ज़्यादा है, और नॉर्थ अरावली में कम से कम 5-6 चोटियां उधर भी याद रखनी। तो बाद में लास्ट में जो ट्रिक में याद करेंगे वो कंप्लीट अरावली से होती है, यानी कंप्लीट अरावली में जो इम्पोर्टेंट का मीनिंग है कि वहाँ जो चोटियों का जो सीक्वेंस लिखेंगे उसमें जरूरी नहीं है सभी ऊंची चोटियां ही लिखें, लेकिन वहाँ इंपॉर्टेंट चोटियां लिखे जाएंगे जिनको हाइट के अकॉर्डिंग एग्जाम में पूछा जाता है। तो वो 1% मैंने मेरे लिए रखा है, यानी हो सकता है कि जो ट्रिक लिखवाएं उसमें से एक आधी चोटी एग्जामिनर अलग से दे दे आपको, तो इसका मीनिंग उस क्वेश्चन को कई बार उस एक चोटी की वजह से भी आप नहीं कर पाते। तो अब इसमें पहले तो तीनों अरावली की प्रमुख चोटियां कौन सी है वो देखते हैं। तो सबसे पहले तो लिख दो नॉर्थ अरावली या उत्तरी अरावली। अरावली की सर्वोच्च चोटियां, जिसमें पहला टारगेट अपने उत्तरी अरावली को किया है। उत्तरी अरावली की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? ये तो लिखवाई हुई है आपको, रघुनाथगढ़। रघुनाथगढ़ सीकर 1055 1055 मीटर। मालखेत पहाड़ी या मालखेत पहाड़ियाँ, नहीं, जिसमें मालखेत चोटी भी आती। वैसे मालकेत की पहाड़ियाँ होती हैं, लेकिन धीरे धीरे मालकेत की जगह हमने क्या बना दिया, माल खेत। ये 1052 मीटर पे होती। फिर इस साइड में लोहारगल की पहाड़ी, ये झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट में आती। एक 1051 मीटर। महाभारत युग के कारण इनका इंपॉर्टेंस है। कहा जाता है महाभारत युद्ध के बाद जो पांडव हैं, जो अपने पश्चाताप के लिए, क्योंकि भाई बंधुओं का, सगे संबंधियों का वध हुआ था उसमें, तो उन्होंने ये सोचा कि हम अपने हथियारों को त्यागना चाहते हैं, गलाना चाहते हैं। तो ये जैसे लोहारगढ़ में स्नान करके उन हथियारों को उस पानी में उन्होंने पवित्र करने के लिए डुबोया, तो वहां वो मेल्ट हो गए। तो कहा जाता है जहां लोहा गल गया था पांडवों का, उसको क्या कहा जाता है, लोहारगढ़। हालांकि हमारे शेखावाटी की तरफ इसको
लोहा गर्जी कहते हैं। तो वहाँ लोकल नाम अलग है लोहा गर्जी, बाकी सही शब्द है लोहारगढ़, लोहा गलने के कारण। और इसी क्षेत्र में एक शेखावाटी में एक चोटी और आती है जिसका नाम भोजगढ़। भोजगढ़। नाइन 997। तो ये उत्तरी रावली की प्रमुख चोटियां हैं जिनको सीक्वेंस में पूछा जाए तो कम से कम ये याद रखनी है, क्योंकि जनरली उत्तरी रावली में ये ज्यादा पूछते हैं रघुनाथगढ़, लेकिन जब रघुनाथगढ़ ऑप्शन ना हो तो उस समय मालखेत, लोहारगढ़ और भोजगढ़। अब उत्तरी रावली के बाद में नेक्स्ट पार्ट है मध्य रावली। इसके बाद में इसको लिखे मेरवाड़ा रावली। सी लेवल से देखा जाता है इसमें, सी लेवल यानी जो चेन्नई का तट है उसके माध्यम से, उस माध्यम से हाइट वाले एरिया का। और उसके बाद में धरातल का जो एक एवरेज है वो राजस्थान का लगभग धरातल का एवरेज है 200 से 300 मीटर। धरातल का मीनिंग अपन उस सरफेस पार्ट की बात कर रहे हैं जो सी लेवल से कितनी हाइट पर है। तो ये तो तय है, जैसे जैसे हम समुद्रों से कॉन्टिनेंटल एरिया की ओर आते हैं वैसे वैसे कंटिन्यूस रिलीफ फीचर की उनकी हाइट कंटिन्यूस बढ़ती जाती है। जैसे हम महाद्वीपीय भागों से तटीय भाग की ओर जाते हैं तो समुद्री तट के लेवल को मानते हैं जीरो लेवल। तो ये कहा जाता है ना, पानी जिसमें डालो उसका आकार ले लेता है। जनरली कई बार कहते हैं इंसान का स्वभाव ऐसा होना चाहिए पानी जैसा, तो उसी तरीके से पानी का कहा जाता है लेवल होता है वो जीरो लेवल। यानी पानी को जैसे फॉर एग्जांपल आपके एक बकेट एक बाल्टी है, उस बाल्टी के पेंदे को ठोक पीट के अपने नीचे से टेढ़ा मेढ़ा कर दिया, लेकिन उसमें जो पानी डालोगे तो पानी का ऊपर का लेवल क्या टेढ़ा मेढ़ा आएगा, ऊपर लेवल में रहेगा। तो इस कारण सी लेवल को बेस मानते हैं और वो बेस चेन्नई के तट को माना गया। और फिर अपने धरातल का एक एवरेज हाइट ऑलरेडी कितनी है 200 से 300 मीटर। तो वो सी लेवल से बताई गई कि सी लेवल से 200 से 300 मीटर है, तो वो भी हाइट में काउंट हो रही है। जैसे मैंने आपको लिखवाया था डेजर्ट की एवरेज हाइट कितनी है 200 से 300 मीटर, अरावली की एवरेज हाइट कितनी है 930 मीटर। तो इसका मीनिंग वो राजस्थान के धरातल से नहीं लिया हुआ है, वो यहाँ चेन्नई के जीरो लेवल इससे लिया गया है। और मापने के इक्विपमेंट्स होते हैं उनके द्वारा मापा जाता है। आजकल तो सैटेलाइट से मापते हैं। तो कुछ माउंटेन्स हैं जैसे हिमालय है या जो अदर माउंटेन्स हैं उनकी चोटियों में अब धीरे धीरे सुधार हो रहे हैं। जैसे नदियों के सर्वे हुए हैं, जैसे पहले चंबल नदी का सर्वे था तो मैनुअल सर्वे में चंबल की लेंथ मानवीय सर्वे में 966 थी, क्योंकि नदियां इतनी ज़्यादा घुमावदार होती हैं कि उनमें कई बार क्या होता है इतने ज़्यादा विकट मोड़ होते हैं जिनको मेजर करना पॉसिबल नहीं होता। और नदी का एरिया भी बड़ा है, जैसे सर्वेक्षण टीम इधर गई हुई है। अब नदी का मोड़ इस तरीके से आ रहा है, नदी काफ़ी बड़ी है तो उनका उस साइड में जाना कई बार पॉसिबल नहीं होता, तो वो क्या करते हैं सिर्फ उसका एक अप्रोक्सीमेट डेटा लेते हैं। और अब सैटेलाइट सर्वे में चंबल के डेटा आ रहे हैं 1051 किलोमीटर। तो इसका मीनिंग सैटेलाइट सर्वे में ये सही है। जैसे बनास के बारे में हम पुराने डेटा कवर करते हैं तो 480, और अब ये डेटा अपडेट होके कितने हो गए 512। तो बाई चांस पूछा जाए कि
किसी भी स्थान की ऊंचाई या हाइट का जो मेजर है वो कहाँ से होता है, तो सी लेवल से होता है। इंडिया के अंदर इसका मानक तट कौन सा है, चेन्नई के तट को इसका स्टैंडर्ड या मानक तट माना गया। मध्य अरावली को मेरवाड़ा क्यों बोला है, क्योंकि मोस्टली अजमेर का जो हिस्सा है वो ज्यादा कवर करती है, और अजमेर को ऐतिहासिक तौर पे क्या बोलते थे अपन, अजमेर मेरवाड़ा। तो मध्य अरावली की जो सर्वोच्च चोटियां हैं, जो मिड अरावली के लिए हाईएस्ट पॉइंट है वो है टोडगढ़। टोडगढ़, मोरमजी, दूरमराई जी। दूरमराई जी हिंदी ग्रंथ अकादमी में यह शब्द यूज किया हुआ है। वैसे शब्द मेरे हिसाब से ये होना चाहिए था दूर मोरम जी, तो कहीं ना कहीं लिखने में इनकी गलती हुई है, लेकिन वो मेंशन कर लो क्योंकि एग्जाम में दिया हुआ शब्द है। हालांकि क्वेश्चन डिलीट हो गया था आरएस 2023 के अंदर। जैसे कोटड़ा की पहाड़ियों को क्या लिख दिया था, कटड़ा। मनोहरपुर की पहाड़ियां जयपुर में जो है, उस मनोहरपुर में गड़बड़ ये हुई थी इनके साथ, NH बन गया था। तो मनोहरपुर की पहाड़ियां एग्जाम में किस नाम से आई थी, महोहरपुर की पहाड़ियां। तो राजस्थान में महोहरपुर की कोई पहाड़ी है ही नहीं, इसका क्वेश्चन को डिलीट करना पड़ा। एक हाड़ौती की ओर आती है, बूंदी की पहाड़ियों के अंदर एक चोटी आती है जिसका नाम क्या है, सतुर, उसको सत्तू लिख दिया। तो इसका मीनिंग सारे ही नाम गड़बड़ थे उसमें। हालांकि यह नाम हिंदी ग्रंथ अकादमी के अकॉर्डिंग सही लिखा हुआ था, लेकिन उसका भी सही नाम क्या है, मोरम जी। तो ये वर्तमान में कहां पर है, ब्यावर, 934 मीटर, 934 मीटर। DUR लिख देना, DWR लिखो, डोर हो जाएगा। ये दूर मराइज। ये ऑप्शन नहीं हो टोटगढ़, देन आंसर क्या रहेगा फिर, तारागढ़। तारागढ़ अजमेर, हाइट ये 900 प्लस है, ये 800 प्लस, 873। इसको राउंड फिगर में कुछ बुक्स में 870 भी लिखा हुआ है, लेकिन परफेक्ट हाइट ये है। फिर एक 700 प्लस भी, अजमेर के पश्चिम की पहाड़ियां नाग हिल्स। जिनको हम मानते हैं सर्पिलाकार पहाड़ी, यानी स्नैक शेप में है। अजमेर ब्रैकेट में लिखना चाहो तो लिख सकते हो वेस्ट। अजमेर पश्चिम में आती, हाइट है 700 प्लस 795। तो बाई चांस ऐसा क्वेश्चन दिया है कि अजमेर के पश्चिम में जो स्नेक्स है, फिल्स यानी सांप की आकृति की जो पहाड़ियां, उनको क्या कहा जाता है, तो आंसर रहेगा नाग पहाड़ी। या राजस्थान में सर्पिलाकार अरावली कहाँ पाई जाती है, अजमेर के अंदर, अजमेर वेस्ट या पश्चिम की ओर। ये मध्य अरावली के टाइम बताया भी था आपको, लोकेशन बताई थी कि ये इस तरीके से है। अजमेर का पश्चिमी भाग ये तारागढ़, और ये इधर अजमेर से जो ब्यावर बना है वो
ये 700 प्लस, ये 800 प्लस, ये 900 प्लस, इस तरीके से क्लॉकवाइज। नागपाड़ियाँ 700 प्लस, तारागढ़ 800 प्लस और टोटगढ़ 900 प्लस। तो मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी 900 प्लस, इसका मीनिंग है लेस देन 1000, 1000 से भी कम है। और उत्तरी अरावली में जहां से ये स्टार्ट ही नहीं हो रही उससे ऊपर ऊपर बात करके आए, इसका मीनिंग ज्यादातर तो हमने 1000 प्लस वाली बात की और एक लास्ट में छोटी छोटी बात की है, वो भी 900 प्लस है और वो भी टोटगढ़ से ऊपर है। तो इसका मीनिंग है कि मध्य अरावली की जो चोटियां होती हैं वो कम हाइट की होती है। तो राजस्थान में कम ऊंचाई वाली अरावली किसको माना गया है? मध्य अरावली को, मिड अरावली को। और मैक्सिमम हाइट वाली फिर अपने को देखना पड़ेगा गुरु शिखर कहां पर है, सिरोही में। तो इसका मीनिंग सबसे अधिक हाइट वाली अरावली कौन सी है? सदर्न अरावली। उसके बाद नॉर्थ अरावली, उसके बाद में सेंट्रल या मिड अरावली। तो मध्य अरावली की एवरेज हाइट है वो थोड़ी कम होती है। नेक्स्ट दक्षिणी अरावली। तो दक्षिणी अरावली में स्टार्टिंग के जो 5 ऊंची चोटियां जिनको हम कहते हैं गुरु से, दिल से जरा आस, दिल और से आपस में अटैच होना चाहिए, दिल से जरा आस। तो इन 5 ऊंची चोटियों में सिर्फ एक जरगा ऐसी है जो उदयपुर में है, बाकी सब सिरोही में। ये आपको ध्यान होगा, मेवाड़ अरावली की ऊंची चोटी बताई थी मैंने, जरगा। दिल से दिलवाड़ा या जिसको देलवाड़ा भी लिखते हैं, सब दोनों ही सही होते हैं इसमें, दिलवाड़ा या देलवाड़ा। से शेर, गुरु से गुरु शिखर, यानी जो शिखरों का गुरु है। शिखरों में जो राजस्थान के शिखर या माउंटेन्स में जो सबसे अव्वल या ऊपर है वो गुरु शिखर। देन सेकंड है शेर, देलवाड़ा, जरगा और आस में ए का मीनिंग है अचलगढ़। अचलगढ़ कहाँ आता है? सिरोही में स्थित। एक तो इनकी लोकेशन और एक इनकी हाइट। तो लोकेशन में एक तो इस दरगाह के लिख दो बस पहले, उदयपुर। और उसके बाद में जो भी बच गई वो सब सिरोही में। इसका मीनिंग इन 5 में से अपने को एक ही रटना है, जरगा उदयपुर। और ये बाकी कौन से रावली में है जरगा के अलावा? ये है आबू रावली के अंदर। और ये जरगा कौन सी रावली का हिस्सा है? मेवाड़ रावली। तो मेवाड़ रावली की ऊंची छोटी जरगा। तो हो सकता है ऐसा क्वेश्चन भी आ जाए, स्टार्टिंग की 4 चोटियों को देखे फिर पूछे आबू रावली का, आबू यानी सिरोही रावली का हिस्सा कौन सा नहीं है? जरगा नहीं है, ये मेवाड़ रावली का पार्ट। फिर हाइट ये 1700 प्लस है, स्टार्टिंग वाला 1722 मीटर। 1600 पे कोई भी डेटा नहीं है। नेक्स्ट 1500 प्लस, 1597, 1597 यूनिट सब में सेम ही लगेगी मीटर। फिर आगे देलवाड़ा और जरगा दो ऐसे डेटा हैं 1500 के बाद में, पहले क्या आता है? 1400। इसे कम हाइट वाला होगा 1400 और ये 1400। ये दोनों 1400 और 1400, 1442 और 1431, 1442 और 1431। और लास्ट वाला 1400 से कम क्या होता है? 1300, 1380 मीटर।
तो लगभग कंटिन्यूस डिजिट है, सिर्फ एक 1600 को यूज नहीं किया, उसकी जगह 1400 यूनिट दो बार है। तो एक 1300 प्लस, दो 1400 प्लस, एक 1500 प्लस और एक लास्ट में 1700। तो पहले जो मेन यूनिट है वो याद कर लिया करो, 1700, 1500, 1400, 1400 और 1300। फिर 1700 जो याद किया उसमें कितना है 22, 1500 में 97। हाइट इन दोनों की याद रखना जरूरी है, क्योंकि आजकल सिरोही तो या गुरु शिखर तो क्वेश्चन में ही बता देते हैं कि अरावली की सर्वोच्च चोटी गुरु शिखर है, दूसरे ऊंचे शिखर की हाइट कितनी है। तो पहले तो माइंड में वो आंसर लेकर आओ, दूसरा है कौन, शेर, और फिर उसकी हाइट कितनी है। तो इसका मीनिंग अपने से फैक्ट पूछा जाता है सेकंड वाला आज का। मैं कहता हूं फिर भी बचाव के लिए आप तो पांचों याद रखो अप्रोक्सीमेट, कि एक 1700 का डेटा है, 1600 पे कोई भी डिजिट नहीं है, फिर 1500 पे है, फिर दो 1400 के यूनिट और एक लास्ट में 1300। अब इनके अलावा यहाँ पर कुछ एक दो प्रमुख चोटियां और भी आती हैं, तो ये तो 5 प्रमुख चोटियां हैं। इसके अलावा दक्षिणी अरावली में कुछ चोटियां और भी लिखेंगे अपन, जैसे कुंभलगढ़, धोनिया, यानी 5 तो वो हो गई थी। सीक्वेंस अगर लगाना चाहें तो इनमें लिखते तो 6, 7, ऋषिकेश और कमलनाथ। तो कुंभलगढ़ की हाइट है, 12 के पहाड़ियों को 2 बार बोलना है। एक तो कुंभलगढ़ की लोकेशन क्या है, तो कुंभलगढ़ फोर्ट भी पढ़ा है आपने, राजसमंद। ये कुंभलगढ़ बोराट पठार में भी बात की थी अपन, ये कुंभलगढ़ की पहाड़ियों से लेकर गोगुंदा की पहाड़ियों के बीच का पठार है बोराट। इसके हाइट या ऊंचाई है 12 के पहाड़ियों को 2 बार लिख दो। एक तो 12 और 12 के पहाड़ियों का सेकंड डिजिट क्या होता है 24, 1224 मिनट। फिर धोनिया, राजसमंद। धोनी ने वर्ल्ड कप कब जीता था 2011, उससे पहले कपिल देव ने 1983। दोनों के लास्ट ईयर लिख दो, 2011 का 11 लिख दो और 1983 का 83 लिख दो। मूवी भी आई थी ना 83। तो जो धोनी वाला वर्ल्ड कप है वो 2011 और कपिल देव वाला साथ में बता देना 83। तो ये धोनिया की हाइट है 1183 मीटर। एक ऋषिकेश अपने भारत में आता है उत्तराखंड के अंदर, लेकिन राजस्थान में ऋषिकेश गुरु शिखर वाला जो पार्ट है उसके निकट एक चोटी है। गुरु शिखर को कर्नल जेम्स रोड ने एक टाइटल दिया था संतों का शिखर, क्योंकि माउंटेन जो एरिया होते हैं वो क्या होते हैं साइलेंस या मुख्यतः शांति वाले एरिया होते हैं। तो पहले के लोग तपस्या मुख्यतः पर्वतीय क्षेत्रों में जाके ज्यादा करते, जैसे अपने सिद्ध स्थान होते हैं ना, जो जिन स्थानों को पूजा की जाती है वो ज्यादातर आपको किस एरिया में मिलेंगे, माउंटेन्स एरिया में। कोई घर परिवार से परेशान होता है तो नहीं कहता हिमालय चला जाऊंगा, क्योंकि उनका सुना हुआ है कि हिमालय में संतों ने तपस्या की है। तो उसी तरीके से राजस्थान के अंदर जो माउंट आबू वाला एरिया है वो भी मुख्यतः संतों का एरिया रहा हुआ है। तो कर्नल जेम्स टोड ने जब हिस्ट्री या उनके बारे में सुना तो उन्होंने लिखा कि ये राजस्थान के अंदर एज ए जो माउंटेन, जो सेंट माउंटेन के रूप में है, यानी संतों के शिखर के रूप में। तो उसी शिखर को संतों का शिखर किसने कहा था, कर्नल जेम्स टोड ने। तो जहाँ संत हैं वहीं ऋषि हैं। तो राजस्थान में संतों का शिखर यानी गुरु शिखर, तो जहाँ संत हैं वहीं कौन है, ऋषि हैं। तो इंडिया में ऋषिकेश है वो अलग है, वो उत्तराखंड, और राजस्थान का जो ऋषिकेश है वो सिरोही में। और ये ऋषि श्री 1017, 1008 मत कर देना। नेक्स्ट है कमलनाथ। कमल होता है पानी में, झील में, या जो कीचड़ वाली जगह होती है। तो झीलों की नगरी कौन है, तो वहां कमल
नाम तो कमल ही लिखना है इसमें आपको, ये मत कर देना लोटस नाथ। तो कमलनाथ श्री श्री 1001 1001। तो ये दक्षिणी अरावली की लगभग 7-8 ऊंची चोटियां जो याद रखनी। 9 हो गई ना अपने, 5 एक साथ हो गई और 4